ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। जैसे ही ईशानी हॉल में पहुंची तो उसने देखा प्रिया अपनी होठों पर एक फेक स्माइल लिए उसकी तरफ ही आ रही है। ईशानी की आंखों में ठंडी चमक आ गई, पर वो बिना कुछ बोले आगे जाने लगी। उसे आगे जाता देखकर प्रिया उसके सामने आ गई और एक झूठी स्माइल करते हुए बोली, ईशानी तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? उसने ऐसे बोला जैसे वो ईशानी की फिक्र कर रही हो। वो ईशानी को पहले की तरह अपनी जाल में फंसाना चाहती थी, पर ईशानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ईशान की इतना ठंडा रिएक्शन देखकर प्रिया को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। बस एक बार तू मेरी बातों में फंस जाए, उसके बाद अगर मैंने तुझे इस घर से बाहर ना फेंक दिया ना तो मैं भी प्रिया मेहरा नहीं। वो ईशानी को देखकर मन ही मन कुछ प्लान बनाते हुए शैतानी स्माइल कर रही थी। ईशानी उसकी हर चाल को अच्छे से जानती थी। पिछले जन्म में वो हमेशा प्रिया की इस जाल में फंस जाती थी, क्योंकि उसे लगता था अगर उसने प्रिया को किसी भी चीज के लिए मना किया तो उसके घर वाले नाराज हो जाएंगे। पर अब उसके दिल में लिए ना तो घर वालों के लिए प्यार था और ना ही इज्जत। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत था, जो हर पल उसे अपनी पिछले जन्म की याद दिलाती रहती थी। तभी प्रिया झूठी मासूमियत अपने चेहरे पर लाकर बोली, ईशानी मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, क्योंकि जो तुम्हारा था वो सारा हक मुझे मिला है। और डैड, मॉम और भाई भी तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। पर तुम तो अनाथ आश्रम में थी, मैं इस घर में उनके साथ बचपन से हूं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर इस बात का भी गुस्सा आ रहा होगा कि राहुल ने तुम्हें नहीं मुझे चुना, जबकि इस घर की बेटी के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था, मतलब तुम्हारे साथ। पर इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है ना? राहुल मुझे बहुत प्यार करता है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम कल मेरे साथ होटल चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं सोचूंगी कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लिया है। प्रिया को लग रहा था ईशानी उसकी बात सुनकर जरूर दुखी हो जाएगी कि उसकी फैमिली और मंगेतर सब उसे प्यार करते हैं। पर जब उसने ईशानी को देखा तो ईशानी बिना बिना किसी इमोशन के खड़ी थी। उसकी बात सुनकर ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर गुस्से में प्रिया की मुठ्ठियां कस गई। ईशानी एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, कचरे हमेशा डस्टबिन में ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए मुझे कचरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर प्रिया एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे कुछ पल लग गया ईशानी की बातों को समझने में, पर जब तक प्रिया को ईशानी की बातें समझ आई तब तक ईशानी वहां से जा चुकी थी। गुस्से में प्रिया की मुठ्ठियां कस गई। उसकी आंखों में ईशानी के लिए नफरत साफ साफ नजर आ रहा था। इस दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे डस्टबिन कहा। प्रिया गुस्से में दांत पीस रही थी। वही कोई और था जो ईशानी और प्रिया की सारी बातें सुन रहा था। ये कोई और नहीं समीर था, जो अपने स्टडी रूम से निकलकर रूम की तरफ जा रहा था। उसने प्रिया और ईशानी में हुई सारी बात सुन लिया था। उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्रिया की बातों से ईशानी हट हो सकती थी। जैसे प्रिया ईशानी को ये बता रही थी कि कैसे उसके घरवाले और भाई और उसकी मंगेतर सब उसे प्यार करते हैं, ईशानी को नहीं। इस बात से कोई भी हट हो जाए। अब समीर को समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। उसे पहले से ही ईशानी पर ध्यान देना चाहिए था। भले ही अब ईशानी बदल चुकी थी और घर में किसी को पसंद नहीं करती है या फिर नफरत करती होगी, पर पहले जब वो यहाँ थी तब अगर प्रिया ने ईशानी से ऐसे ही बिहेव किया होगा तो ईशानी को कैसा लगता होगा। अब समीर को समझ आ रहा था कि ऐसे ही धीरे धीरे ईशानी ने उन सबको अपनी जिंदगी से निकाल दिया होगा। भला कौन चाहेगा कि उसकी फैमिली उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे और उसे अपनाने से मना करके किसी और को उसकी जगह दे दे? क्या प्रिया पहले भी हमेशा ऐसे ही ईशानी को बोलती थी, जिस वजह से ईशानी उस इंसिडेंट के बाद उन सब से इतना दूर हो गई और जिस फैमिली से वो इतना प्यार करती थी उनसे नफरत करने लगी? अब समीर को प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने प्रिया को देखा जो गुस्से में रूम की तरफ जा रही थी, फिर वो भी अपने रूम की तरफ चली गई। ईशानी ने 2 दिन से अच्छे से रेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी ही सो गई। सुबह का वक्त, मेहरा मैंशन। सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। समीर को अब भी कल की प्रिया और ईशानी की बीच की बात याद थी, इसलिए वो अब भी प्रिया को गुस्से से देख रहा था। प्रिया को भी महसूस हो रहा था कि उसके समीर भाई उसे गुस्से से घूर रहे हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे गुस्से में क्यों घूर रहे हैं। तभी आरती जी कहती है, समीर आज शाम को हमें शॉपिंग पर जाना है, तुम्हारी सगाई की शॉपिंग करनी है। सेठी फैमिली और महाजन फैमिली भी हमारे साथ आने वाली, इसलिए तुम थोड़ा जल्दी ऑफिस से घर आ जाना। उनकी बातों से समीर प्रिया से अपनी नजरें हटा लेता है। प्रिया भी ज्यादा नहीं सोचती।
थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। दादा दादी भी आ जाए है पर अब तक ईशानी नहीं आई थी। जब दादा दादी को ईशानी नहीं दिखती तो वो एक सर्वेंट को ईशानी को बुलाने के लिए रूम में भेज देते हैं। वही समीर और दर्शित भी यही सोच रहे थे कि आज ईशानी सुबह से नीचे नहीं आई, क्योंकि वो जल्दी उठ जाती थी, पर आज उन्होंने उसे गार्डन में भी नहीं देखा था। दोनों के मन में यही चल रहा था कि कहीं ईशानी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। पर तभी ईशानी नीचे आ जाती है तो वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। ईशानी ने ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट टॉप पहन रखा था और उसकी ब्लैक ओवरकोट उसके हाथ में थी। ईशानी इस वक्त बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। उसकी फेशियल फीचर थोड़ा आरती जी से मिलता था और सुकेत जी से भी मिलता था। आज तो सबकी नजर जैसे मानो ईशानी पर जम सी गई थी। कोई भी ईशानी पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ईशानी के पास से एक क्वीन वाला और महसूस हो रहा था। उसकी एलिजेंस और ऑरा सबसे अलग थी, जैसे वो इस पूरी दुनिया पर राज करने वाली क्वीन हो और सब उसके नीचे हो। वही प्रिया तो सबको ईशानी की तरफ देखता पाकर जल भुन रही थी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ईशानी उससे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। उसे ईशानी की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कैसे ये बहन जी उससे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। ईशानी बिना किसी पर ध्यान दिए आकर दादाजी और दादी माँ के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद सब होश में आते हैं। सर्वेंट सबको खाना सर्व करते हैं। तभी आरती जी ईशानी को देखकर कहती है, आज सब सगाई की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ ही चलना। उनकी बात सुनकर ईशानी उन्हें इग्नोर कर देती है। ईशानी को कोई मतलब नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं। ईशानी को खुद को इग्नोर करता देख आरती जी सुकेत जी के तरफ देखती है। तभी रविकांत जी ईशानी को देखकर कहते हैं, बेटा तुम चली जाओ सबके साथ, तुम जब से आई हो आपने काम लगी हो। हाँ बेटा, अगर तुम इन लोगों के साथ अकेले नहीं जाना चाहती हो तो आपने किसी दोस्तों आपने साथ ले जाओ। दादी माँ भी ईशानी को समझते हुए बोली है। दादाजी और दादी माँ नहीं चाहते थे कि ईशानी काम के चलते अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाए। ईशानी की उम्र अब मस्ती करने की थी। ईशानी इन लोगों के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर आपने दादाजी और दादी माँ को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए हाँ बोल देती है। ईशानी की हाँ सुनकर चारों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरती जी और सुकेत जी भी राहत की सांस लेते हैं। सेठी फैमिली ने ईशानी को बड़े प्यार से इनवाइट किया था, पर वो जानते थे कि वो ईशानी को फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईशानी उन्हें सीधा मना कर देती। वही प्रिया तो गुस्से के मारे आग बबूला हो रही थी। क्या ईशानी का आना जरूरी है? कोई बात नहीं, वो वहां ईशानी को जरूर सबक सिखाएगी। तभी ईशानी दादाजी की तरफ देखकर कहती है, दादाजी दादी माँ मेरी आज एक सर्जरी है, इसलिए मैं घर नहीं आ सकती, आप मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं वहां चली आऊंगी। दादाजी भी हाँ बोल देते हैं तो ईशानी बाहर चली जाती है, जहां नकुल गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। ईशानी को देखकर नकुल ने कार का दरवाजा खोल दिया तो ईशानी आराम से अंदर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनकी कार राजवंश हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी, जो कि मुंबई की सबसे बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल थी। ईशानी कार से बाहर आकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ चली गई। इस वक्त ईशानी के फेस पर एक ब्लैक मास्क था, पर उसकी खूबसूरत ग्रे आंखें किसी को भी अपने बस में कर सकती थी। नकुल भी उसके पीछे ही चला गया। थोड़ी देर बाद वो लोग प्राइवेट एरिया में पहुंच गए। वहां डॉक्टर शशांक मिश्रा पहले से ही ईशानी की आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर ईशानी पर गई वो तुरंत उसके पास चले गए। वो ईशानी को देखने के बाद बहुत एक्साइटेड हो गए थे। हेलो डॉक्टर ईशा, डॉक्टर शशांक ने ईशानी को वार्मली ग्रीट करते हुए बोला। वो खुश था कि ईशानी ने सर्जरी करने से मना नहीं किया, वरना अमीर लोगों को भी डॉक्टर ईशा की अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। ईशानी उनके साथ चले लगी। उसने पहले ही पेटेंट की रिपोर्ट को पढ़ लिया था और ये कैसे थोड़ा क्रिटिकल भी था। वही जब वो तीनों आईसीयू के पास पहुंचे तो वहां जितने भी डॉक्टर थे वो सभी डॉक्टर शशांक को किसी छोटी लड़की से इतने सम्मान और आदर से बात करता देख चौंक गए थे, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा एक बहुत ही प्राउड इंसान थे और उनका ऐसे इतनी छोटी लड़की को रिस्पेक्ट देकर बात करना उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी फैमिली से होगी, जिस वजह से डॉक्टर शशांक मिश्रा भी उससे इतनी रिस्पेक्ट देकर बात कर रहे हैं। भले ही ईशानी ने मास्क पहन रखा था, पर उसकी खूबसूरत आंखें और ऑरा बहुत पावरफुल थी, जैसे वो किसी सियासत की महारानी हो। सबको ये भी समझ आ रहा था कि ये एक यंग लड़की है। ईशानी ने ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं दिया और आईसीयू रूम के अंदर चली गई। डॉक्टर मिश्रा वही बाहर ही रुक गए। सभी डॉक्टर उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। तभी एक जूनियर डॉक्टर बोला, सीनियर डॉक्टर मिश्रा, ये लड़की कौन है और आपने उसे आईसीयू में क्यों भेजा? वही आईसीयू के बाहर बैठे पेटेंट की फैमिली भी हैरान और कंफ्यूज थे। वो लड़की कौन थी डॉक्टर मिश्रा, आपने उसे आईसीयू के अंदर क्यों जाने दिया? पेटेंट के डैड धीरेन जिंदल ने डॉक्टर मिश्रा से पूछा।
वो ज्यादा कुछ बोलने के हालात में नहीं थे। उनकी वाइफ और बेटी दोनों रो रही थी। वो खुद भी अपने इकलौते बेटे की इस हालत की वजह से टूट गए थे। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ अपने बेटे को उस आईसीयू बेड पर बेजान लेटा हुआ देख सकते थे। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया था, पर सबने बस यही कहा कि उनके बेटे को बचाना नामुमकिन है। वो अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी सारी संपत्ति देने को भी तैयार थे, पर किसी के पास भी उनके बेटे को ठीक करने का उपाय नहीं था। सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बचने की सिर्फ 30% चांस ही बताया था। बहुत डॉक्टर ने उन्हें डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट करने को बोला था, क्योंकि डॉक्टर ईशा ही एक ऐसी डॉक्टर है जिनकी हर एक सर्जरी सक्सेसफुल रहती थी। अगर कहा जाए तो डॉक्टर ईशा को मेडिकल वर्ल्ड में लोग भगवान मानते थे, जो लोगों को मौत के मुंह से भी खींच लाती थी। पर वो चाहकर भी डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो जानते थे सिर्फ पैसे होने से डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट नहीं हो सकता। दिन में लाखों लोग उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बार बार ट्राई करने के बाद भी जब डॉक्टर ईशा की असिस्टेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो हताश और मायूस हो गए। वो 2 महीने से अपने बेटे को आईसीयू में बेजान पड़ा हुआ देख रहे थे, पर 2 दिन पहले ही उन्हें फिर से एक उम्मीद मिली जब डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें बताया कि डॉक्टर ईशा उनके बेटे की सर्जरी के लिए मान गए हैं। पर आज सुबह से उनकी बेटे की तबीयत और भी खराब हो गई थी, जिस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी डॉक्टर मिश्रा बोले, मिस्टर जिंदल, वो आपके बेटे की कंडीशन चेक करने गए हैं, वही डॉक्टर ईशा है। उनकी बात सुनकर वहां सब दंग रह गए। सबकी मुंह हैरानी से खुल गया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी कम उम्र की लड़की डॉक्टर ईशा होगी जिसे लोग भगवान मानते हैं। वही धीरेन्द्र जिंदल भी हैरान थे, पर खुश भी थे कि अब डॉक्टर ईशा उनके बेटे को ठीक कर देगी। वही पास बैठी उनकी वाइफ और बेटी ने जब सुना कि डॉक्टर ईशा आ गई है तो वो अपनी जगह से उठ गए। पापा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या डॉक्टर ईशा आ गए हैं? इसका मतलब अब भाई ठीक हो जाएंगे? अपनी बेटी की बात सुनकर धीरेन्द्र जिंदल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी उनकी वाइफ संध्या जिंदल आगे आते हुए खुशी से बोली, क्या वो डॉक्टर ईशा आ गई है? मुझे उनसे मिलना है। वो जरूर एक माँ की दर्द को समझेंगे, जरूर वो मेरे बेटे को बचा लेंगे। उनकी इतनी रिस्टलेस होता हुआ देखकर धीरेन्द्र जी उन्हें समझा कर बोले, वो भी आईसीयू में है, शिवम को चेक कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर संध्या जी चुप हो गई और आईसीयू की तरफ देखने लगी। उनकी बेटी सुरभि भी अपनी आंखों में आंसू लिए आईसीयू की तरफ देखने लगी। वही आईसीयू के अंदर ईशानी अपने सामने बेजान पड़े हुए लड़के को देख रहा था, जो अभी सिर्फ 19 साल का था। उस लड़के को देखकर ईशानी की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। वो इस लड़के को पहचान गई थी। ये लड़का शिवम जिंदल था। पिछले जन्म में वो इस लड़के से जब भी मिलती थी ये उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों से हंसा देता था। जब ईशानी कॉलेज में थी तो ये लड़का भी उसी कॉलेज में उसका जूनियर था। वो ईशानी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। जब भी ईशानी दुखी होती थी या रोती थी तो सिर्फ यही था जो उसे अपनी प्यारी बातों से हंसा देता था। ईशानी भी उसे अपना छोटा भाई मानती थी। प्रिया की वजह से कॉलेज में कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। सब उसे अनाथ गोद ली हुई गवार समझते थे। सिर्फ ये शिवम ही था जो उसे दी कहकर उसे हंसता था। इतनी बड़ी फैमिली से होने के बावजूद भी शिवम के अंदर कोई घमंड नहीं था। जब प्रिया और राहुल ने मिलकर उसके खिलाफ चल चली थी और गुंडों के साथ मिलकर उसे बदनाम करने की साजिश किया था, तब शिवम ही था जिसने उसे वहां से बचाया था। पर उस वक्त शिवम को बहुत चोट लगी थी। भले ही बाद में जिंदल फैमिली ने उन गुंडों को टॉर्चर करके जेल भेज दिया था, पर इन सब में प्रिया और राहुल का नाम नहीं आया था। पर पिछले जीवन में जब वो प्रिया की कैद में थी तब प्रिया ने उसे ये सब कुछ बता दिया था। कुछ दिन बाद प्रिया ने चाल चलकर उसकी कॉलेज जाना बंद करवा दिया था, जिस वजह वो शिवम के साथ कांटेक्ट में नहीं थी और ना ही उसे शिवम के साथ बाद में क्या हुआ वो पता चला। पर आज शिवम को बेजान पड़ा हुआ देख वो सोचने लगी, क्या पिछले जिंदगी में भी शिवम इसी तरह? इतना सोचकर वो रुक गई। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गई। इस जिंदगी में वो 4 साल पहले ही मुंबई से चली गई, जिस वजह से वो शिवम से नहीं मिल पाई और अब वो उसके सामने इस बेजान पड़ा है। उसकी ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट बन गया है, जिस वजह से वो 2 महीने से कोमा में है। ऊपर से ये क्लॉट जिस जगह पर है, ऑपरेशन के बाद भी ठीक होने के चांसेस सिर्फ 20% थे। परेशानी के लिए सक्सेस रेट 90% था, पर अब शिवम को देखने के बाद वो उस 90% को भी 100% में बदल देगी। शिवम वो पहला इंसान था जिसने उसे एक भाई की प्यार का एहसास करवाया था। उसे बचाने के लिए तो वो सब कुछ करेगी। उसने अपने आप को शांत किया और शिवम के बलों में प्यार से हाथ फेरकर बाहर की तरफ चली गई। वही बाहर खड़े डॉक्टर्स ने जब ईशानी को बाहर आते हुआ देखा तो सब एक्साइटेड होकर उसके पास चले गए। डॉक्टर ईशा, मैं आपकी स्किल को बहुत एडमियर करती हूँ, आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो, एक जूनियर लेडी डॉक्टर ने खुशी से कहा। ईशानी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। इस वक्त वो कुछ बोलने की मूड में नहीं थी। बाकी डॉक्टर भी इसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगे। तभी संध्या जी आगे आते हुए अपना हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर ईशा प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप चाहे तो हमारी सब कुछ ले लीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। उनको ऐसे खुद के सामने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए देखकर ईशानी ने उनकी हाथ को पकड़ लिया और बोली, आप मुझसे बड़ी है, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी शिवम को बचाने की।
तभी सुरभि भी आकर ईशानी को देखकर बोली, प्लीज दीदी मेरे भाई को बचा लेना। उसे देखकर ईशानी पहचान गई कि ये शिवम की छोटी बहन है। शिवम ने पिछले जिंदगी में कई बार अपनी फैमिली की फोटो दिखाई थी और कई बार ईशानी ने सुरभि से फोन पर बात भी किया था। सुरभि अभी सिर्फ 15 साल की थी। ईशानी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, चिंता मत करो गुड़िया, मैं जरूर उसे बचा लूंगी। वही ईशानी के मुंह से गुड़िया सुनकर सुरभि एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि गुड़िया उसे सिर्फ शिवम ही बुलाता था। पर ईशानी भी पिछले जिंदगी में फोन में सुरभि से बात करते समय उसे गुड़िया ही बुलाती थी। वही नकुल जो साइड में खड़ा था, आज वो अपने बॉस की आंखों में पहली बार कोई इमोशन देख रहा था। पहले तो उसके बॉस कभी पेटेंट के फैमिली से ऐसे इमोशनली बात नहीं करते थे और ना ही उन्हें इतने प्यार से समझाते थे। ईशानी ने डॉक्टर मिश्रा की तरफ देखकर बोली, जल्दी से तैयारी कीजिए, मैं अभी ऑपरेशन करूंगी और मुझे असिस्ट करने के लिए आप रहेंगे और एक और डॉक्टर भी रहेंगे। आप अपने टीम से एक बेस्ट डॉक्टर चुन लीजिए। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। ईशानी की बात सुनकर सभी डॉक्टर अपनी उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर मिश्रा के तरफ देखने लगे। भला ऐसा कौन पागल डॉक्टर होगा जो मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस डॉक्टर ईशा के साथ उनकी ऑपरेशन में उन्हें असिस्ट नहीं करना चाहेगा। डॉक्टर ईशा के साथ ऑपरेशन में रहना मतलब एक ऑनर की बात है, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। वही डॉक्टर मिश्रा ने जब सबको ऐसे अपने तरफ देखता पाया तो वो थोड़े असमंजस में पड़ गए। सब एक्साइटेड नजर आ रहे थे। ईशानी एक नर्स के साथ चेंजिंग रूम में चली गई। उसने सर्जिकल गाउन, मास्क और ग्लव्स पहन लिए। जब वो बाहर आई तो सारे डॉक्टर आईसीयू के बाहर थे। डॉक्टर संभव जो डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर ईशा के साथ ऑपरेशन में असिस्ट करने वाला था, वो बहुत खुश था। वही बाकी सभी डॉक्टर मायूस और जलन भरे भाव से संभव को देख रहे थे। तभी वहां हॉस्पिटल का डीन दौड़ते हुए आया। उसे पता चल गई थी कि डॉक्टर ईशा उनके हॉस्पिटल आई है सर्जरी के लिए। वो डॉक्टर ईशा से मिलने का ये सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहते थे। वो डॉक्टर मिश्रा को देखकर बोले, कहाँ है डॉक्टर ईशा? वो इधर उधर देख रहे थे। ईशानी पास ही थी और नकुल से कुछ बात कर रही थी, पर डीन राजवर्धन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ईशानी बहुत छोटी लग रही थी, इसलिए उन्हें लगा सबकी तरह वो भी जूनियर डॉक्टर होगी। डॉक्टर मिश्रा ईशानी की तरफ पॉइंट करके बोले, यही है डॉक्टर ईशा। जब राजवर्धन जी ने उस तरफ देखा तो थोड़ा चौंक गए। ये तो कितनी कम उम्र की लग रही हैं, क्या इतनी छोटी लड़की डॉक्टर ईशा है? जब ईशानी उनके पास आई तो डॉक्टर मिश्रा ईशानी को राजवर्धन जी से मिलवाते हुए बोले, डॉक्टर ईशा ये हमारे हॉस्पिटल के डीन है, मिस्टर राजवर्धन सिंह। डॉक्टर मिश्रा की इंट्रोड्यूस करने से डीन राजवर्धन होश में आया और मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ देखकर बोला, हेलो डॉक्टर ईशा, आपसे मिलकर खुशी हुई। ईशानी ने भी पॉलिटिल उन्हें ग्रीट किया और डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई, जहां पहले से शिवम था। वही बाकी सभी डॉक्टर मॉनिटरिंग रूम में चले गए ताकि वो डॉक्टर ईशा को ऑपरेशन करते हुए देखकर उनसे कुछ सीख सके। वही धीरेन जी, संध्या जी और सुरभि वही ऑट के बाहर बैठ गए। उनकी आंखें मानो रो रो कर सूख गया था। संध्या जी ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। वही ऑपरेटिंग रूम के अंदर ईशानी ने शिवम को स्टेबलाइज कर दिया था ताकि उसका ब्रेथिंग और हार्ट बीट नॉर्मल रहे। ईशानी ने इतनी क्रिटिकल ऑपरेशन टाइम में भी शांत थी। उसने पहला स्टेप स्मूथली किया। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव ने तो बस उसे स्केलपल देना और डिसइंफेक्ट ही किया था। ईशानी के हाथ बहुत फास्ट मूव कर रहे थे। वो बहुत काम और कैंपोज थी। सारे डॉक्टर ईशानी की मेडिकल स्किल को देखकर हैरान थे। आज पहली बार उन्होंने डॉक्टर ईशा को सर्जरी करते हुए आपने सामने देखा था। सब जानते थे कि मेडिकल जीनियस डॉक्टर ईशा से मिलना या उन्हें ऑपरेशन करते देखना आसान नहीं है, पर आज वो आपने सामने ही उन्हें इतनी क्रिटिकल सर्जरी को करते हुए देख रहे थे। वही डीन राजवर्धन सिंह ने मॉनिटरिंग रूम में कुछ देर देखने के बाद अपने ऑफिस में चले गए और किसी को कॉल लगाया। थोड़ी देर में उधर से किसी ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, उधर से एक रौबदार आवाज आई तो राजवर्धन सिंह ने थोड़ा डरते हुए बोला, सर आज हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशा आई है एक सर्जरी करने के लिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, शायद वो सर्जरी के बाद चली जाए। राजवर्धन जी की बात सुनकर उधर वो इंसान खुश हो गया। क्या सच में? ठीक है, मैं अभी अपने पोते को भेजता हूँ। इतना कहकर उधर से कॉल कट हो गया। वही राजवंश विला में सब हॉल में बैठे थे। वही नरेंद्र जी फोन रखकर खुश होते हुए अखिलेश जी से बोले, अखिल जल्दी से मोक्ष को फोन करो और बोलो कि वो और वरुण अभी हमारे हॉस्पिटल जाए। उनकी बात सुनकर अखिलेश जी बोले, ठीक है पापा, पर आप इतना खुश क्यों लग रहे हो? वही बाकी सब भी यही जानना चाहते थे कि आखिर उस फोन कॉल में किसी ने ऐसा क्या बोल दिया जो नरेंद्र जी इतने खुश हो गए। तो नरेंद्र जी बोले, ये खुशी की ही बात है, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशा एक सर्जरी परफॉर्म करने आई है जिसे मेडिकल वर्ल्ड में लोग भगवान मानते हैं। मैंने, वरुण और मोक्ष ने पहले भी कोशिश किया था डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट करने की, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर अब जब वो यहाँ है तो हमें जयदेव के लिए एक उम्मीद मिली है। उनकी बात सुनकर सभी घरवाले भी खुश हो गए, क्योंकि सबको पता था कि जयदेव जी नरेंद्र जी के लिए कितना मायने रखते। दोनों दोस्त भाई से भी बढ़कर है।
जयदेव जी नरेंद्र जी के बुआ जी के बेटे थे, दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। जयदेव जी और नरेंद्र जी के बाद उनके दोनों बेटे अखिलेश जी और जयदेव रॉय के बेटे सुधीर रॉय दोस्त बन गए, जो भाइयों से बढ़कर थे। और अब सुधीर जी का बेटा वरुण और मोक्ष दोनों बचपन के दोस्त है। ये भाईचारा जैसे रिश्तेदारी पीढ़ियों से चली आ रही है। पर 1 साल पहले नरेंद्र जी और जयदेव जी पर उनके दुश्मनों ने हमला करवाया था। उस वक्त नरेंद्र जी को बचाने के लिए जयदेव जी ने इन पर चले वाली गोली को अपने ऊपर ले लिया था। गोली हॉट की बहुत करीब लगी थी, जिस वजह डॉक्टर ने हार मान ली, क्योंकि सर्जरी करके गोली बाहर निकलना मतलब जयदेव जी की मौत। जयदेव जी 1 साल से कोमा में थे। उनको बस एक ही आशा मिली थी उन्हें बचाने का, और वो थी डॉक्टर ईशा। दुनिया की बेस्ट सर्जन, पर इतना पावर और पैसा होने के बावजूद भी वो डॉक्टर ईशा को ढूंढ नहीं पाए थे। आज उन्हें एक उम्मीद मिली थी। बाकी सब भी खुश हो गए। अखिल जी ने तुरंत मोक्ष को कॉल करके बता दिया कि डॉक्टर ईशा राजवंश हॉस्पिटल में है। उनकी बात सुनकर तेजस, वरुण और मोक्ष तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वरुण भी 1 साल से अपने दादाजी के लिए बहुत परेशान था। वो अपनी दादाजी से बहुत प्यार करता था और उन्हें कोमा में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वही हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स मोटिया को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ये सर्जरी का सबसे क्रिटिकल पार्ट था, जहां उस क्लॉट को रिमूव करना था। वही ईशानी बहुत शांत और कंपोज थी। उसकी हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। उसने स्मूथली उस क्लॉट को रिमूव किया। सभी डॉक्टर्स, यहां तक कि डीन राजवर्धन, डॉक्टर मिश्रा भी हैरान और ईशानी की स्किल को एडमियर कर रहे थे। ये सर्जरी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, जो कोई भी बेस्ट से बेस्ट सर्जन भी परफॉर्म करने से डरता, पर ईशानी ने इसे स्मूथली कंप्लीट किया था। उसकी हर मूव बिल्कुल परफेक्ट था और उसकी हर स्टेप बिल्कुल एक्यूरेट था। पर कोई भी सर्जन अकेला इस सर्जरी को डॉक्टर ईशा की स्टेप फॉलो करने के बाद भी नहीं कर पाएगा। पर उन सबने बहुत कुछ सीखा था आज। वही कुछ देर बाद मोक्ष की गाड़ी आकर हॉस्पिटल के बाहर रुकी। बॉडीगार्ड ने गेट खोला तो मोक्ष, वरुण, तेजस बाहर आए और हॉस्पिटल के अंदर चले गए। उनके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, जिस वजह से कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। पर गॉड्स के यूनिफॉर्म पर लगा लोगों देखकर सब समझ गए कि ये राजवंश फैमिली के गार्ड्स है। थोड़ी देर में तीनों लिफ्ट में थे। जैसे ही वो तीनों प्राइवेट एरिया में पहुंचे तो मोक्ष ने बॉडीगार्ड्स को वही वेट करने को बोल दिया और तीनों अंदर चले गए। वही डीन राजवर्धन ने जब मोक्ष के मैसेज देखा तो वो मोटरिंग रूम से बाहर चले आए। वही जिंदल फैमिली जानती थी कि ये राजवंश फैमिली का ही हॉस्पिटल है, इसलिए मोक्ष राजवंश को देखकर उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। धीरेन जिंदल ने मोक्ष को पोलाइट वे में ग्रीटअप लिया तो मोक्ष ने भी हाँ में सिर हिला दिया। मोक्ष भी अच्छे से जानता था जिंदल फैमिली को, क्योंकि उनकी कंपनी वो इंडिया की टॉप 5 आती थी और धीरेन जिंदल एक बहुत ही काइंड और पोलाइट नेचर के आदमी थे। राजवर्धन जी मोक्ष, तेजस, वरुण को मॉनिटरिंग रूम में ले गए। मॉनिटरिंग रूम में जो डॉक्टर्स सर्जरी देख रहे थे अपने बॉस को सामने देखकर ग्रीट करने लगे। वही फीमेल डॉक्टर्स मोक्ष को प्यार भरी नजरों से देखने लगी, पर मोक्ष ने किसी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। राजवर्धन सिंह ने सबको बाहर भेज दिया तो सब मायूसी से बाहर चले गए। अब तक सर्जरी पूरा हो चुका था। ईशानी शिवम को स्टिच लगा रही थी। शिवम को स्टिचेस लगाने के बाद ईशानी ने एक बार प्यार से शिवम को देख फिर बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव भी बाहर आ गए। बाहर जब धीरेन जी और संध्या जी ने ईशानी को बाहर आते हुए देखा तो वो दौड़कर उसके पास आ गए। संध्या जी ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर ईशा, मेरा बेटा कैसा है, अब वो ठीक तो है ना? धीरेन जी भी आगे आकर अपनी आस भरी आंखों से ईशानी को देख रहे थे और जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी ईशानी हल्की स्माइल करते हुए बोली, वो अब बिल्कुल ठीक है अंकल। आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। वो अब बहुत कमजोर है, इसलिए उन्हें होश में आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। उसकी बात सुनकर धीरे जी, संध्या जी और सुरभि तीनों बहुत खुश हो गए। सुरभि ने आगे आकर ईशानी को गले लगा लिया और बोली, आप बहुत अच्छी है ईशा दी, आपने मेरे भाई को बचा लिया। मेरे पास जितने भी चॉकलेट है वो सब मैं आपको दे दूंगी। उसकी बात सुनकर ईशानी हो हंसी आ गई। सुरभि बहुत प्यारी थी। ईशानी ने सुरभि के सिर को प्यार से सहलाकर बोली, अच्छा, इस प्यारी सी गुड़िया के पास कितने सारी चॉकलेट है? सुरभि प्यार से बोली, बहुत सारी है ईशा दी, मैंने अपनी स्कूल बैग में छुपा कर रखा है। मैं वो सारे आपको दे दूंगी। आप तो मेरी एंजल दी है ना। जैसे परियां होती है जो सबकी विश पूरी करती, वैसे ही आपने भी मेरी विश पूरा किया ना भाई को ठीक करके, इसलिए आप मेरी एंजल हो। फिर कुछ सोचकर अपनी मासूम आंखें झपकाकर बोली, एंजल, क्या मैं आपको ईशा दी बुला सकती हूँ? उसकी बात सुनकर ईशानी ने हल्के से स्माइल किया और प्यार से बोली, हाँ गुड़िया, तुम मुझे ईशा दी बुला सकती, मुझे बहुत खुशी होगी तुम जैसी प्यारी सी गुड़िया जैसी छोटी बहन पाकर। वही ईशानी को इतना प्यार से बात करता और घुलता मिलता देख सभी डॉक्टर्स शॉक थे। इतनी बड़ी डॉक्टर होकर भी ईशानी कितने प्यार से उस छोटी बच्ची से बात कर रही थी। पर शायद उन लोगों को पता नहीं था कि ईशानी सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही इतनी अच्छी और नॉर्मल है, वरना बाकी सबके लिए तो उसका इविल रूप ही काफी है सबको डराने के लिए। वही नकुल भी बहुत ज्यादा शौक। उसने अपनी बॉस को कभी ऐसे अनजान लोगों से इतना प्यार से बात करता हुआ नहीं देखा था। उसे जैसे बिजली के झटने लग रहा था।
उसकी डेविल बॉस किसी अनजान बच्ची से कितनी प्यार से बात कर रही है। वो ईशानी की आंखों में जिंदल फैमिली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देख पा रहा था, पर उसका कारण वो समझ नहीं पा रहा था। वही धीरेन जी और संध्या जी भी शॉक था। पहले तो वो डर गए थे जब सुरभि ने बिना परमिशन के ईशानी को हक किया। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर ईशा सुरभि की ऐसे हक करने से गुस्सा ना हो जाए और सुरभि को कुछ बोल ना दे। आखिरकार डॉक्टर ईशा दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर थी और अभी अभी उन्होंने शिवम को बचाया था, इसलिए वो उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। पर ईशानी को सुरभि से इतने प्यार से बात करते देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, पर उन्हें खुशी भी हो रही थी। ईशानी किसी बड़ी बहन की तरह सुरभि से प्यार से बात कर रही थी। वही मॉनिटरिंग रूम के गेट के पास खड़े मोक्ष, वरुण और तेजस सब कुछ चुपचाप सुन और देख रहे थे। जब मोक्ष और उसके दोस्त यहां आए थे उस वक्त नकुल यहां नहीं था। फोन कॉल की वजह से वो बाहर चला गया था, वरना अब तक वो ईशानी को मोक्ष के यहां होने की खबर देकर अलर्ट कर चुका होता। वहीं मोक्ष तो बस एक तक ईशानी को देख रहा था। वो पहचान गया था कि डॉक्टर ईशा कोई और नहीं उसकी बेबी डॉल ही है। वो तो मॉनिटरिंग रूम में देखकर ही पहचान गया था कि ये उसकी बेबी डॉल है। और कितनी हैरान करेगी मुझे बेबी डॉल, और कितनी आइडेंटिटी और स्किल है तुम्हारे पास। मोक्ष ईशानी को देखते हुए मन ही यही सोच रहा था। उसे अपनी बेबी डॉल के ऊपर बहुत प्राउड महसूस हो रहा था। वही तेजस और वरुण मोक्ष को देख रहे थे, जो एक टक बस डॉक्टर ईशा को देखे जा रहा था। तेजस चिढ़कर बोला, यार तू डॉक्टर ईशा को ऐसे क्यों देख रहा है? क्या अब वो तुझे पसंद आ गई है? क्या तू भाभी को धोखा देने वाला है? अगर ऐसा है तो मैं तुझे पहले ही बता देता हूं कि इस सब ने मैं बिल्कुल भी तेरा साथ नहीं दूंगा, और घर में सबको बता दूंगा कि तू भाभी को चीट कर रहा है। फिर दादी माँ और आंटी तेरा जो हाल करेंगे उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया और अजीब मुंह बना लिया। फिर वरुण और तेजस उनकी बातें सुनने लगे। दोनों को ईशानी की आवाज जानी पहचानी तो लगी, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों इस वक्त बस डॉक्टर ईशा से मिलकर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए कैसे मनाए यही सोच रहे थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो डॉक्टर ईशा को कितना अमाउंट ऑफर करे। वही धीरेन जिंदल सुरभि और ईशानी के पास आकर बोले, थैंक यू डॉक्टर ईशा, आपने हमारे लिए जो किया है, अगर मैं अपना सब कुछ भी अगर आपको दे दूं तो मुझे कम लगेगा। संध्या जी भी आगे आकर बोली, हाँ डॉक्टर ईशा, हम ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। फिर धीरेन जी ने एक चेक निकालकर ईशानी के तरफ बढ़ा दिया। वो जानते थे डॉक्टर ईशा के लिए शायद ये ब्लैंक चेक कुछ भी ना हो। अगर डॉक्टर ईशा इस वक्त उनसे अपनी सारी प्रॉपर्टी मांग लेंगी तो धीरेन जी वो भी देने के लिए तैयार थे। वही जब ईशानी ने धीरेन जी को उसे ब्लैंक चेक देते हुए देखा तो उसने उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, अभी अभी तो इस प्यारी सी गुड़िया ने मुझे दी बोला है उसने सुरभि को देखते हुए बोला। फिर धीरेन जी और संध्या जी की तरफ देखकर बोली, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये हमारा काम है, आप बस शिवम का ख्याल रखिए, मैं टाइम निकालकर उसे चेक करने आ जाऊंगी। इतना कहकर नकुल की तरफ मुड़ गई। वही नकुल तो सदमे में था, उसके बॉस को ये हो क्या गया है। आज यहाँ पर आने के बाद वो उसे झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। वही जैसे ही वो जाने लगी पीछे से डीन राजवर्धन सिंह की आवाज आई, एक मिनट रुकिए डॉक्टर ईशा। उनकी आवाज सुन ईशानी रुक गई। जब उसने मुड़कर देखा तो सामने राजवर्धन सिंह आ रहे थे और उनके पीछे ही तेजस, वरुण और मोक्ष भी थे। डीन के साथ मोक्ष और तेजस, वरुण को देखकर ईशानी चौंक गई, ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी डीन राजवर्धन जी आगे आकर बोले, डॉक्टर ईशा प्लीज थोड़ी देर रुक जाए, हमें आपसे कोई बात करनी है। वही ईशानी मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष ने ईशानी को देखकर एक स्माइल पास किया, जिस वजह से उसे पता चल गया कि मोक्ष उसे पहचान चुका है, इसलिए उसे लगा अब छुपना और झूठ बोलना बेवकूफी होगी। वही नकुल भी उन तीनों को वहां देखकर शॉक हो गया था। क्या उसकी बॉस के बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि ईशानी बॉस ही डॉक्टर ईशा है, जिस वजह से वो यहाँ आए हैं। ईशानी ने हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और नकुल को वही इंतजार करने के लिए बोलकर चेंजिंग रूम में जाकर सर्जिकल गाउन, मास्क और ग्लोव उतारकर अपनी नॉर्मल आउटफिट में आ गई। बाहर आने के बाद वही डीन राजवर्धन सिंह, मोक्ष, वरुण, तेजस जो वही बाहर खड़े थे उनके साथ ऑफिस की तरफ चली गई। थोड़ी दूर आने के बाद मोक्ष ने ईशानी का हाथ पकड़ लिया और सॉफ्टली उसके हाथ को सहलाने लगी और प्यार से बोला, क्या सर्जरी की वजह से तुम बहुत थक गई हो बेबी डॉल। उसके ऐसे प्यार से सहलाने से और चिंता करने से ईशानी को खुशी महसूस होने लगा। उसने प्यार से मोक्ष को देखा और बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा चिंता मत करो। वही मोक्ष और ईशानी की ऐसी प्यार भाई बातों से डीन के साथ साथ तेजस और वरुण भी हैरान थे। दोनों ने ईशानी को गौर से देखा तो वो समझ गए कि ये डॉक्टर ईशा कोई और नहीं उनकी भाभी ईशानी है। दोनों को एक बड़ा झटका लगा था, मतलब ईशानी उनकी भाभी की एक और आइडेंटिटी भी है, वो भी मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस और भगवान कही जाने वाली डॉक्टर ईशा की नाम से। पर उन दोनों से विपरीत डीन राजवर्धन जी आंखें तो बाहर आने को थी, उसका एक खडूस डेविल बॉस डॉक्टर ईशा से इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है। उसने आज से पहले मोक्ष को इतने प्यार से किसी से भी बात करते हुए नहीं देखा था।
यहाँ हो क्या रहा है? क्या डॉक्टर ईशा उसके डेविल बॉस की गर्लफ्रेंड है? अगर है तो फिर उन्होंने पहले उन्हें सर्जरी के लिए क्यों नहीं बुलाया? अगर ऐसा हुआ होता तो जयदेव जी कब का ठीक हो चुके होते। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में पांचों ऑफिस में पहुंच गए तो मोक्ष ने प्यार ईशानी को सोफे पर बिठाया और वो खुद भी उसके साथ बैठ गया और हाथों को हल्के हाथ से मसाज करने लगा। डीन राजवर्धन मोक्ष के इस जेस्चर से फिर से हैरान हो गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तेजस और वरुण को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने पहले भी मोक्ष को ऐसे ही ईशानी पर प्यार लुटाते हुए देखा था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। डीन राजवर्धन अब भी मोक्ष और ईशानी को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी मोक्ष ने ईशानी के हाथ को मसाज करते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहकर ईशानी के लिए उसके मनपसंद की स्नैक्स और काफी मंगवा दिया। तभी ईशानी मोक्ष को देखकर बोली, ऐसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस वक्त अपने ऑफिस में नहीं होना चाहिए? उसकी बात सुनकर मोक्ष उसकी बलों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं तो अपनी प्यारी सी बेबी डॉल डॉक्टर ईशा से मिलने ही आया था। क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा? मोक्ष ने मायूस होने का नाटक करते हुए बोला। उसकी इतनी खराब एक्टिंग देखकर तेजस ने मुंह बना लिया और वरुण के कान के पास जाकर बोला, देख कितनी बेकार एक्टिंग कर रही है, वो भी माफिया क्वीन के सामने। कौन कहेगा कि ये एक शैतान है, पलक झपकने से पहले ही लोगों को मार डालता है। वही मोक्ष को उसकी बातें बखूबी सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो उसे घूरने लगा। उसे अपनी तरफ घूरता देखकर तेजस चुप हो गया। वही ईशानी ने डीन राजवर्धन जी के तरफ देखकर पूछा, बोलिए डॉक्टर सिंह, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? उसकी आवाज सुनकर डीन राजवर्धन, जो अब तक शॉक में थे, वो अपने होश में आए और फिर मोक्ष, तेजस और वरुण की तरफ देखकर बोले, जी डॉक्टर ईशा, मुझे आपसे एक पेटेंट के बारे में बात करनी थी। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले वरुण बोला, दरअसल ये बात मेरे दादाजी से जुड़ी हुई है। उसकी बात सुनकर ईशानी वरुण के तरफ देखने लगी। इतना तो वो पहले ही समझ गई थी कि पेटेंट मोक्ष या उसके दोस्तों के फैमिली से ही जुड़ा है, जिस वजह से वो तीनों यहाँ उससे मिलने आए हैं। फिर वो ध्यान से वरुण की बातों को सुनने लगी। वरुण ने सब कुछ ईशानी को एक्सप्लेन कर दिया और अपनी आस भरी नजरों से ईशानी की तरफ देखने लगी। उसे पता था अगर ये सर्जरी ईशानी नहीं कर पाई तो दुनिया की कोई भी डॉक्टर ये सर्जरी नहीं कर पाएंगे। वही मोक्ष और तेजस भी ईशानी को देख रहे थे। डीन राजवर्धन भी ईशानी को देख रहे थे। उन लोगों ने दुनिया की बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया था और सब ने ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की चांसेज सिर्फ 50% ही बताया था, और वो भी गारंटी नहीं कि सेंस में आएंगे। अगर वो बच गए तो भी वो ऐसे ही कोमा में हमेशा के लिए रहेंगे, जिस वजह से अब उनकी उम्मीद सिर्फ डॉक्टर ईशा थी। ईशानी बोली, ठीक है, मैं ये सर्जरी करूंगी, पहले मुझे पेटेंट की कंडीशन चेक करनी होगी। ईशानी के मुंह से हाँ सुनकर सब खुश हो गए। वरुण तो अपना खुशी छुपा ही नहीं पा रहा था। थैंक यू भाभी, उसने खुशी से बोला। तभी डोर पर नॉक हुआ और 2 बॉडीगार्ड अपने हाथों में बहुत सारा स्नैक्स और काफी लेकर अंदर आए और टेबल पर रखकर चले गए। ईशानी ने उन सारी स्नैक्स को देखा, फिर मोक्ष को देखा। उसके दिल में गर्माहट भर गई। मोक्ष ने ईशानी की चेहरे से मास्क हटा दिया और उसके हाथ में काफी दे दिया। वही डीन राजवर्धन सिंह तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। ये लड़की अभी सिर्फ 20 साल की लग रही है, इतनी बड़ी डॉक्टर, वो भी इतने कम उम्र में, और वो भी उसके डेविल बॉस की गर्लफ्रेंड। उसे पहले लग रहा था कि डॉक्टर ईशा शायद मोक्ष के उम्र के होगी, पर ये तो एक छोटी बच्ची है। वो कभी ईशानी को देखते तो कभी मोक्ष को। नो डाउट कि डॉक्टर ईशा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो क्या उसके खड़ूस बॉस डॉक्टर ईशा की खूबसूरती देखकर उसकी प्यार में पड़ गए? तेजस और वरुण को उनकी एक्सप्रेशन देखकर मजा आ रहा था। इतने तो वो दोनों भी शॉक नहीं हुए थे जब दोनों ने मोक्ष और ईशानी को साथ देखा था। लगता है राजवर्धन जी को एक बड़ा झटका लगा है। मोक्ष ईशानी को अपने हाथों से बीच बीच में स्नैक्स भी खिला और था खुद भी उसकी काफी कप से ही बीच बीच में काफी पी रहा था। उनका ये प्यार भरा सीन वो तीनों और नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाब में हड्डी हो। हम ऊपर दादाजी के पास है, आप दोनों वही आ जाना। इतना कहकर तेजस और वरुण बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे राजवर्धन भी चले गए। उन सब के जाने के बाद ईशानी ने मोक्ष को हक कर लिया। उसे मोक्ष के साथ सुकून मिलता था जिसे उसे बरसों से तलाश थी। ईशानी को खुद को ऐसे हक करता देख मोक्ष की होठों पर स्माइल आ गई। इस वक्त ईशानी उसे बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जो दुनिया से परेशान हो। मोक्ष ईशानी के पास्ट को जानता था, जिस वजह से हमेशा उसके दिल में एक टीस सी उठती थी। उसका तो मन करता था मेहरा फैमिली को बर्बाद करके उन्हें रास्ते पर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। मोक्ष ईशानी के बाल को प्यार से सहला रहा था। जब उसकी नजर ईशानी की गुलाबी होंठों पर गई तो उसे ईशानी की होठों को चूमने का मन करने लगा। जब ईशानी ने अपना सिर ऊपर करके मोक्ष के तरफ देखा तो मोक्ष जल्दी से नीचे झुक गया और ईशानी की होंठों पर अपने होंठ रख दिए और प्यार से उसे किस करने लगा। पहले तो ईशानी मोक्ष की इस तरह अचानक किस करने से शॉक हो गई, फिर
वो भी धीरे धीरे मोक्ष का साथ देने लगी। उसकी साथ पाकर मोक्ष और भी वाइल्ड हो गया। 15 मिनट बाद जब ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने मोक्ष को धक्का देना शुरू कर दिया, तो मोक्ष ने उसे छोड़ दिया तो ईशानी मोक्ष की साइन में अपना सिर घुसाए जोर जोर से सांस लेने लगी। मोक्ष उसकी बलों को प्यार से सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। जब ईशानी शांत हुई तो थोड़ी देर में दोनों जयदेव जी के रूम की तरफ चले गए। मोक्ष ने अब भी ईशानी की हाथ टाइटली पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि ईशानी गायब हो जाएगी। मोक्ष की ऐसी क्यूट हरकतों से ईशानी को हंसी आ रही थी, पर उसे मोक्ष पर प्यार भी आ रहा था। दोनों लिफ्ट से लास्ट फ्लोर पर पहुंच गए। ये प्राइवेट एरिया था जहां सिर्फ राजवंश खानदान के लोगों का ही ट्रीटमेंट होता था और कोई यहां नहीं आ सकता था। दोनों आईसीयू के अंदर चले गए जहां जयदेव जी थे। तेजस, वरुण और डीन राजवर्धन भी वही थे। ईशानी ने जयदेव जी के कंडीशन को चेक किया और थोड़ी और एक्समीन करने के बाद उसने डीन राजवर्धन जी की तरफ देखकर बोली, मुझे इनके रिपोर्ट भी दे दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकूं। उनकी बात सुनकर डीन राजवर्धन तुरंत रिपोर्ट ले आए। ईशानी को पहले ही उनकी कंडीशन एक्समिन करने के बाद पता चल गया था, पर वो उन्हें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए रिपोर्ट देखने की जरूरत थी और उसे दूसरे जो मेडिसिन जरूरी नहीं उसे भी बदलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सब सोफे पर बैठे थे, तभी वरुण बोला, भाभी क्या आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनकी बचने की और होश में आने की कितने प्रतिशत चांसेज है? 100%, ईशानी ने बिना झिझके जवाब दिया। तो उसकी बात सुनकर सब शॉक हो गए। सबसे बड़ा शॉक तो डीन राजवर्धन को लगा था, वो भी इस सर्जरी को नहीं कर सकते हैं, पर डॉक्टर ईशा ठीक होने की चांसेज 100% बता रहे हैं। सच कहते हैं लोग, डॉक्टर ईशा लोगों को मौत के मुंह से भी खींच लाती है। वही वरुण, मोक्ष और तेजस भी खुश हो गए। किसी भी डॉक्टर ने उन्हें ये नहीं बोला था कि जयदेव भी 100% ठीक हो जाएंगे। सबने बस यही कहा था कि उनकी बचने की चांसेज 50% है, और वो भी बहुत रिस्की है। उन्होंने पहले भी ईशानी के बारे में बहुत बार सुना था कि डॉक्टर ईशा मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस है और वो मिरेकल करके दिखाते हैं और उनकी मेडिकल नॉलेज और स्किल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मोक्ष अपनी बेबी डॉल को प्राउड भरी मुस्कुराहट के साथ देख रहा। उसकी बेबी डॉल दुनिया की सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की है। उसकी स्किल और पावर की बराबरी शायद ही कोई कभी कर पाए। ईशानी ने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया। इस मेडिसिन से उनकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी, जिस वजह से सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मेडिसिन को देखने के बाद डीन राजवर्धन चौंक गए और बोले, ये तो इतना कहकर वो ईशानी की तरफ देखने लगे। उन्हें ऐसे चौंकते और ईशानी को देखते देख वरुण बोला, क्या हुआ, क्या ये मेडिसिन यहाँ नहीं है? वरुण की बात सुनकर करण जी बोले, ये मेडिसिन कोई भी फार्मा कंपनी नहीं बनाती है और मेडिसिन कंपनी या स्टोर में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दवाई बहुत रेयर है और इसे बहुत सारे हर्ब को मिलाकर बनाया जाता है। इस दवाई में यूज होने वाली एक हर्ब लाखों में आता है, जिस वजह से ये मेडिसिन बहुत कॉस्टली होता है। और ये मेडिसिन सिर्फ क्वीन लैब और फार्मास्यूटिकल में ही बनता है। इस मेडिसिन के लिए पहले ही करोड़ों रुपए एडवांस देने पड़ते हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि ये दवाई आपको मिल जाएगी, हो सकता है आने में बहुत लेट हो जाए। उनकी बात सुनकर मोक्ष बोला, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। ईशानी ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है उसे कैसे भी करके ऑर्डर कीजिए, जितने पैसे चाहिए दे दीजिए। तभी ईशानी उसे रोकते हुए बोली, रुको। फिर राजवर्धन जी की तरफ देखकर बोली, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस उन्हें ये प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिएगा, वो आपको मेडिसिन दे देंगे। उसकी बात सुनकर फिर से सब चौंक गए। मोक्ष ने मन ही मन सोचा कि क्या उसकी बेबी डॉल की वहां इतनी इन्फ्लुएंस है। फिर उसने मन ही मन सोचा, कहीं वो फार्मा कंपनी उसकी बेबी डॉल की ही तो नहीं है। पर बाकी सबको अब भी यही लग रहा था कि डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें मेडिसिन मिल जाएगी। तभी ईशानी के फोन में मैसेज आया। जब ईशानी ने मैसेज देखा तो उसकी होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वही अपनी बेबी डॉल को फोन में देखकर ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर मोक्ष को उस फोन वाले इंसान से जेलोसी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जिसका मैसेज देखते ही ईशानी की होठों पर स्माइल आ गई। फिर ईशानी ने तुरंत मैसेज टाइप करना स्टार्ट कर दिया, जिसे देख मोक्ष को गुस्सा आने लगा। उसके सामने होते हुए उसकी बेबी डॉल किससे मैसेज कर रही है? इतना सोचकर उसने ईशानी के हाथ से फोन छीन लिया। फिर उस नाम को देखा जिससे मैसेज आया था। मैसेज करने वाले का नाम देखकर उसका गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि मैसेज नव्या की तरफ से था, जो ईशानी को मिलने के लिए बुला रही थी। वही मोक्ष की जेलोसी देखकर तेजस और वरुण को हंसी आ रही थी। इस वक्त मोक्ष बिल्कुल जलकुकड़ा लग रहा था। ईशानी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मोक्ष को देखने लगी, तो मोक्ष ने उसके सामने फोन कर दिया और बोला, तुमने थोड़ी देर पहले सर्जरी किया था, तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे होंगे, मैं फोन पकड़ता हूं, तुम मैसेज करो। मोक्ष को बातें घुमाता देख तेजस और वरुण को और ज्यादा हंसी आ गई। ईशानी ने ज्यादा नहीं सोचा और नव्या को मैसेज करने लगी। फोन रखने के बाद मोक्ष ने पूछा, क्या तुम दोनों कहीं जा रहे हो? तो ईशानी उसे देखते हुए बोली, हाँ, आज वो भी मेरे साथ शॉपिंग करने जाने वाले हैं। ईशानी तो अपने साथ वेद को बुलाने वाली थी, क्योंकि वो मेहरा फैमिली के साथ कोई शॉपिंग ड्रामा नहीं करना चाहती थी। पर अब जब नव्या उसके साथ जाने वाली थी तो उसने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया।
थोड़ी देर बात करने के बाद सब बाहर चले गए। वही नकुल बाहर खड़ा बेसब्री से ईशानी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ईशानी बाहर आई नकुल थोड़ा रिलैक्स हुआ और जल्दी से ईशानी के पास आकर धीरे से बोला, बोस आपके देवेंद्र दादाजी ने कॉल किया था, उन्हें आपसे कुछ बात करनी थी, आप उनसे बात कर लीजिए। ये सब उसने धीमी आवाज में बोला था, जिस वजह से किसी को सुनाई नहीं दिया। ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और मोक्ष के साथ बाहर की तरफ चली गई। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले गए। नकुल तो आपने बोस को इतने आराम से मोक्ष का हाथ पकड़ते जाते देख हैरान था। क्या 2 ही दिन में उसके बोस को मोक्ष राजवंश से इतना प्यार हो गया। ईशानी मोक्ष के साथ उसके गाड़ी में चली गई। तेजस और वरुण भी दूसरी गाड़ी से निकल गए तो नकुल भी कार लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। वही मोक्ष के कार में मोक्ष ने ईशानी को अपने गोद में बिठा रखा था। ईशानी मोक्ष के कंधे पर सिर रख कर बैठी थी। मोक्ष ईशानी की उंगलियों के साथ खेलते हुए प्यार से बोला, तुम अपनी ये डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी मुझे कब बताने वाली थी बेबी डॉल। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर उठाकर मोक्ष को देखा, फिर बोली, अभी तक सोचा नहीं था। उसकी जवाब सुनकर मोक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, वैसे और कितनी आइडेंटिटी मेरी बेबी डॉल की जो मुझे अभी जानना बाकी है। ऐसे तो कुछ और है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ईशानी ने हल्की स्माइल करते हुए बोली। मोक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था आज नहीं तो कल उसकी बेबी डॉल उसे सब कुछ बताने ही वाली है। उसने नीचे झुककर ईशानी की पिंक लिप्स को अपने होंठों से मिला लिया और पैशन के साथ ईशानी की होंठों को किस और सक करने लगा। ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। धीरे धीरे मोक्ष वाइल्ड हो गया और ईशानी के मुंह में जीभ डालकर उसकी मुंह को एक्सप्लोर करने लगा, फिर उसके जीभ को सक करने लगा। ईशानी ने मोक्ष की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। 20 मिनट बाद जब मोक्ष को लगा कि ईशानी को सांस नहीं आ रही है, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। मोक्ष के छोड़ते ही ईशानी गहरी गहरी सांस लेने लगी तो मोक्ष की नजर ईशानी की स्नो वाइट जैसी गोरी गर्दन और उसकी ऊपर नीचे होती सीने पर चली गई, जिसे देखकर मोक्ष अपना कंट्रोल खोने लगा। उसने अपना होंठ ईशानी की गर्दन पर रख दिया और उसकी गर्दन को धीरे धीरे चूमने लगा। ईशानी की खुशबू उसे पागल बना रही थी। मोक्ष की इस तरह किस करने से ईशानी की सांसें तेजी से चल रही थी। वो तो अच्छा था कि कार का पार्टीशन ऑन था। धीरे धीरे मोक्ष ने ईशानी की गर्दन को वाइल्डली किस और शक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ईशानी की सिसकियां निकलने लगी, जिसे ईशानी अपने होंठ भींचकर दबाने की कोशिश करने लगी। ईशानी को अपनी सिसकियों को कंट्रोल करते देख मोक्ष ईशानी की कान के पास जाकर उसकी एलोब को चूमते हुए उसकी कान में हस्की वॉइस में बोला, अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश मत करो बेबी डॉल, मुझे तुम्हारी सिसकियों की आवाज सुननी है। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी की एलोब पर हल्के से बाइट कर लिया। ईशानी की शरीर में जैसे सिहरन सी दौड़ गई। फिर से मोक्ष ईशानी की गर्दन और कॉलरबोन को चूमने लगा और धीरे धीरे बाइट करने लगा, जिस वजह से ईशानी की मुंह से धीरे धीरे सिसकियां निकलने लगी, जिसे ईशानी चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। वही ईशानी की मीठी सिसकियों की आवाज को सुनकर मोक्ष और भी वाइल्ड हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ ईशानी की ऊपर नीचे हो रही इमेजेड चेस्ट पर रख दिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। मोक्ष की इस हरकत से तो ईशानी की सिसकियां और बढ़ गई। उसकी हाथ मोक्ष की बलों में चलने लगे। तभी गाड़ी एक ब्रेक के साथ रुक गई और ड्राइवर की डर भरी आवाज आई, सर हम मॉल पहुंच गए। ड्राइवर की हालत खराब हो गई। भले ही पार्टीशन की वजह से वो पीछे जो हो रहा था उसे देख नहीं पा रहा था, पर दोनों की हल्की हल्की आवाज उसकी कान में पड़ रही थी, जिस वजह से उसे पसीना आ रहा था। गाड़ी रुकने की और ड्राइवर की आवाज की वजह से मोक्ष ने अपनी हरकतें रोक दी। उसे ईशानी को छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा था, पर वो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। उसने ईशानी को छोड़ दिया और उसकी बाल और ड्रेस को ठीक करने लगा। ईशानी की गाल टमाटर की तरह लाल हो गई थी, जिसे देखकर मोक्ष को उसे खाने का मन करने लगा। जब मोक्ष ने ईशानी की गर्दन को देखा तो वजह मोक्ष के दिए हुए लव बाइट थे, जो अच्छे से दिख रहे थे। उन बाइट मार्क्स को देखकर मोक्ष की चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। जब ईशानी ने मोक्ष की नजरों का पीछा किया तो उसे समझ आ गया जरूर मोक्ष की दिए हुए मार्क्स रह गए होंगे, जिस वजह से वो मोक्ष को गुस्से से घूरने लगी। जब मोक्ष ने ईशानी को खुद को घूरते हुए देखा तो बोला, मुझे ऐसे मत देखो बेबी डॉल, मैं फिर से अपना कंट्रोल खो दूंगा, फिर मुझे दोष मत देना। उसकी बात सुन ईशानी ने थोड़े गुस्से और नाराजगी से बोली, तुमने ये क्या किया, अब ये मार्क्स सबको दिखेगा। हाँ तो अच्छा है ना, सब समझ जाएंगे कि मेरी बेबी डॉल सिर्फ मेरी है और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें आंख उठाकर देखने की। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी चिढ़ते हुए बोली, मुझे देखने की हिम्मत ऐसे भी किसी में नहीं है, मुझे गलत नजरों से देखने वालों का मैं। इतना कहकर वो चुप हो गई और उसकी होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही मोक्ष जनता था उसकी बेबी डॉल को किसी की जरूरत नहीं है। जो अंडरवर्ल्ड में क्वीन की पोजीशन पर बैठी हो, भला उसे कोई क्या ही कर सकता है, पर उसे अपनी बेबी डॉल का यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद बिल्कुल फीले। उसने ईशानी को उसकी ओवरकोट उठाकर पहना दिया ताकि ईशानी की लव बाइट को कोई भी ना देख पाए। इसे देखने का हक सिर्फ उसका था। तभी कार की ग्लास विंडो पर नॉक हुआ। जब दोनों ने देखा तो बाहर नव्या थी, जो नॉक कर रही थी।
नव्या को देख दोनों कार से बाहर आ गए। दोनों को देखकर नव्या खुश होकर ईशानी की गले लग गई और बोली, भाभी फाइनली अब मैं आपको भाभी बुला सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों अब साथ में हैं। ईशानी ने स्माइल करके उसकी सिर को प्यार से सहलाया। उसकी बात सुनकर मोक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर नव्या ने मोक्ष को भी हक कर लिया और बोली, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ भैया भाभी। मोक्ष ने उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों शॉपिंग करने जाओ, मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नमन ने मॉल की मैनेजर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया है, इसलिए जितना चाहे अच्छे से शॉपिंग करो। मोक्ष की बात सुनकर नव्या खुश हो गई। आज सारे बॉडीगार्ड्स बाहर ही रहने वाले थे, वो और ईशानी भाभी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, ये सोचकर वो एक्साइटेड हो गई। दोनों मॉल के अंदर चले गए तो मोक्ष ने गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। वही ये मॉल राजवंश फैमिली का ही था। अंदर मेहरा फैमिली, महाजन फैमिली और सेठी फैमिली कुछ देर पहले ही आ गए थे। प्रिया ने अपनी दोनों चमचियां रोमी और नीता को भी बुला लिया था, जो सोहन सेठी को घूरने में लगे हुए थे। पर सोहन की नजरें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी, जो अब तक नहीं आई थी। वो सिर्फ ईशानी को देखने के लिए ही सबके साथ शॉपिंग पर आया था, वरना उसे इस शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी उन्हें ईशानी आती हुई दिखाई दी। उसके साथ में नव्या भी चहकते हुए आ रही थी। पर किसी ने नव्या को नहीं पहचाना, क्योंकि राजवंश फैमिली अपनी इकलौती बेटी को मीडिया से दूर ही रखते थे, उसकी सेफ्टी के लिए। सोहम तो ईशानी की खूबसूरती में खो गया। उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी, उसकी सपनों की राजकुमारी जो उसके सामने थी। वही ईशानी और नव्या को देखकर प्रिया की मुंह बन गया। फिर प्रिया को कल की ईशानी के द्वारा हुई अपनी इंसल्ट याद आ गई तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। फिर उसने मन ही मन सोचा, आज मैं इस दोकड़ी की ईशानी से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगी। उसने अपनी गुस्से को काबू किया, फिर मुड़कर राहुल की तरफ देखने लगी। पर जब उसने देखा कि कैसे राहुल एक टक खोए हुए ईशानी को ही देख रही है तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। वही रोमी और नीता जो सोहम को इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे थे, जब दोनों ने सोहम को प्यार से ईशानी की तरफ देखता पाया तो दोनों को ही गुस्सा आ गया। वही जब ईशानी और नव्या उनके पास पहुंची तो प्रिया जो गुस्से में थी, किसी के कुछ बोलने से पहले एक्टिंग करके बोली, तुम इतने देर से क्यों आई? फिर नव्या की तरफ देखकर बोली, और ये कौन है? प्रिया की कहने से बाकी सब भी नव्या की तरफ देखने लगे। नव्या ने सिंपल सी फ्लोरल ड्रेस पहनी थी, जिस वजह से सब उसे कोई मिडिल क्लास लड़की समझ रहे थे। तभी कोई कुछ कहता नीता जो थोड़े गुस्से में थी, उसने झूठी स्माइल करते हुए बोली, प्रिया तुम कैसी बात कर रही हो? ये जरूर आपने जैसी किसी को बुला लाई होगी। ऐसे भी ईशानी इतने बड़े मॉल में पहले कभी नहीं आया होगी ना, तो आपने दोस्त को भी फ्री की शॉपिंग करने ले आई होगी। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। नीता की बात सुनकर ईशानी की आंखें ठंडी हो गई। नीता को ऐसा लगा जैसे कोई उसे चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है। तभी नव्या बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाई? इतना कहकर वो रुक गई। वो अभी सबके सामने भाभी कहने ही वाली थी, फिर उसने अपने आप को संभालते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईशानी दी से ऐसी बातें करने की? तुम तो उनके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। अपनी छिपकली जैसी शकल लेकर मेरी ईशानी दी के बारे में बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। नव्या की बातों से नीता को काफी इंसल्टेड फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गाल पर एक तमाचा मारा हो। उसने गुस्से में नव्या को देखा, फिर आगे आकर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी हाथ में एक तेज दर्द उठा। जब उसने देखा तो ईशानी ने उसकी उंगली को मोड़ दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगली टूट गई हो। मेरी उंगली छोड़ो कहकर नीता दर्द से चिल्लाने लगी। उसे ऐसे चिल्लाते देख नव्या को बहुत मजा आ रहा था। वाह, उसकी भाभी कितनी स्ट्रांग है, उसकी आंखें चमक रही थी। तभी रोमी और प्रिया आगे आकर ईशानी से नीता को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ईशानी छोड़ो उसे, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम ऐसी हरकतें कर सकते हो। अगर तुम इसे ही हंगामा करती रही तो हमारे मेहरा फैमिली के साथ साथ महाजन फैमिली और सेठी फैमिली की भी इंसल्ट होगी और हाई सोसाइटी में परिवार का नाम खराब होगा। आरती जी भी आगे आकर बोली, ईशानी तुम्हें अब नीता को छोड़ देना चाहिए, ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है। वही बाकी सबने कुछ नहीं बोला। समीर और दर्शित तो चुपचाप खड़े थे, पर ईशानी जैसे किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। फिर उसने एक झटके के साथ नीता की उंगली को झटक दिया और अपनी ठंडी आवाज में बोली, अगली बार बोलने से पहले 1000 बार सोचना जरूर, और याद रखना मेरे आसपास की लोगों को कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी एक और गलती और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं इस देश की बक्से से मिटा दूंगी। उसकी इतनी भयानक बातें सुनकर नीता के साथ साथ बाकी सब भी डर गए। मेहरा फैमिली तो पहले से ईशानी की ताकत को जानते थे कि ईशानी चाहे तो ऐसा जरूर कर सकती है। नव्या तो खुश हो रही थी, उसकी भाभी दूसरों को धमकी देते हुए कितनी कूल और डोमिनेटिंग लग रही है। अगर दादी माँ और मोम को मैं भाभी के बारे में बताऊंगी तो वो दोनों खुश हो जाएंगे।
वही नीता ने आपने गुस्से और दर्द को कंट्रोल करते हुए मायूस चेहरा बना कर प्रिया को देखा ताकि प्रिया उसके लिए स्टैंड ले सके। प्रिया ने अपनी भोली शकल पर मासूम एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, ईशानी तुम मेरी दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो, देखो उसे कितना दर्द हो रहा है। तभी समीर जो अब तक चुपचाप ड्रामा को देख रहा था, उसने प्रिया को देखते हुए गुस्से से बोला, इनफ इज इनफ, गलती ईशानी की नहीं है, तुम्हारी दोस्त की है, इसलिए पहले तुम्हें उसे समझना चाहिए। पहले उसने ही ईशानी और उसकी दोस्त की इंसल्ट करने की कोशिश की थी। क्या उसे पता नहीं कि ईशानी मेहरा फैमिली से है? और हाँ, अपने दोस्तों को अच्छे से समझा दो, आगे से अगर किसी ने भी ईशानी की इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं खुद उस मैटर को हैंडल करूंगा। इतना कहकर समीर और दर्शित आगे चले गए। तभी मिसेस बनीता सेठी आगे आते हुए बात को संभालते हुए बोली, अच्छा जो हुआ उसे भूल जाओ, हमें अंदर जाकर शॉपिंग करनी चाहिए वरना ज्यादा लेट हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सब ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अंदर जाने लगे। वही आपने भाई की बात सुनकर और उसे ईशानी की सपोर्ट करते देख प्रिया गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे काफी इंसल्टेड फील हो रहा था। उसके भाई ने फिर से आज ईशानी की वजह से उसकी इंसल्ट किया और रुड बातें कहीं। गुस्से में उसकी मुठिया कस गई। मैं इस ईशानी को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली, बस एक बार मौका मिल जाए फिर तो मैं तुम्हें सबके नजरों में इतना नीचे गिराऊंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने की लायक भी ना रहो। इतना सोचकर उसने राहुल के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके साथ ही चलने लगी। उसने अपनी तिरछी नजरों से ईशानी की तरफ देखा। उसे लगा उसे राहुल के साथ देखकर ईशानी जरूर जल रही होगी, पर ईशानी को उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। ये देखकर तो प्रिया को और भी गुस्सा आ गया। पर जब उसने राहुल की तरफ देखा तो उसकी भी नजरें ईशानी पर देखकर तो प्रिया की तनबदन आग ही लग गई। वही सोहन भी ईशानी को ही बार बार देख रहा था, जिसे प्रिया ने भी नोटिस किया था। आखिर इस ईशानी में ऐसा क्या खास है जो सब उसके दीवाने हुए जा रहे हैं? वो खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझती थी, पर ईशानी के आने के बाद से तो उसकी खूबसूरती फीकी लग रही थी और इस बात से प्रिया को सबसे ज्यादा नफरत हो रही थी। सब एक शॉप के अंदर चले गए जहां सब कुछ बहुत महंगी और ब्रांडेड था। दो सेल्स लेडी सबको अटेंड करने आगे आ गए। वही ईशानी को इस शॉपिंग से कोई मतलब नहीं था। इसके सारे कपड़े कॉस्ट्यूम मेड होते थे, इसलिए उसे इस मॉल से ड्रेस लेने की कोई इच्छा नहीं थी। सब अपने पसंद की कपड़े देख रहे थे। नीता तो इतनी अच्छी ब्रांडेड ड्रेस देखकर अपना दर्द ही भूल गई थी। आज उसे प्रिया की वजह से जरूर एक या दो ब्रांडेड ड्रेस फ्री में लेने का मौका मिलने वाला था, जिस वजह से वो खुश होकर सारी ड्रेसेस को देख रही थी। वही राहुल की नजर बार बार ईशानी की तरफ ही जा रही थी। ईशानी की खूबसूरती को देखकर वो पागल हो रहा था। वो ईशानी से बात करके उससे अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, पर इस वक्त प्रिया उससे जोंक की तरह चिपकी हुई थी। सोहन भी सिर्फ छुप छुप कर ईशानी को देखे जा रहा था, पर ईशानी से कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही आरती जी तो प्रिया के लिए ड्रेस देखने में बिजी थी। वो तो भूल ही गई थी कि उनकी एक और बेटी भी है। जब समीर और दर्शित ने देखा ईशानी आपने लिए कुछ देख ही नहीं रही है, तो दर्शित ईशानी के पास आकर बोला, तुम आपने लिए कुछ पसंद क्यों नहीं कर रही हो? मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, ईशानी ने सपाट लहजे में बोला। फिर नव्या को देखने लगी जो सभी ड्रेस को देख रही थी। नव्या एक ड्रेस लेकर ईशानी के पास आकर बोली, भाभी देखिए ये मुझ पर अच्छी लग रही है ना? वही नव्या के मुंह से ईशानी के लिए भाभी सुनकर दर्शित शौक होकर नव्या को देखने लगा। तो नव्या हंसते हुए बोली, सॉरी ईशानी दी, मैं वो गलती से बनी बोल दिया। ईशानी ने कुछ नहीं बोली और स्माइल करके बोली, हाँ ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ईशानी की बात सुनकर नव्या छोटे बच्चों की तरह खुश हो गई और ईशानी को दूसरे ड्रेस सेक्शन की तरफ ले गई। वही जब ईशानी वहां से चली गई तो दर्शित भी दुखी होकर वापस समीर के पास चला गया। तभी प्रिया एक ड्रेस लेकर समीर और दर्शित के पास आकर दिखाते हुए बोली, भाई ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? उसकी बात सुनकर दोनों ने ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। समीर ने बस अच्छा है कहकर सिर हिला दिया, पर दर्शित ने कुछ नहीं कहा, तो प्रिया ज्यादा कुछ बोले वहां से चली गई। तभी जब उसने ईशानी को अकेले खड़ी देखा तो प्रिया के मन में एक शैतानी ख्याल आया। वो ईशानी के पास जाकर झूठी स्माइल करके अच्छी होने का नाटक करते हुए बोली, ईशानी तुमने अभी तक कोई भी ड्रेस चूज क्यों नहीं किया? फिर वो जानबूझकर थोड़े जोर से बोली, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बोल सकती हो। तुम पहली बार इतनी बड़ी मॉल में आई हो तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं ड्रेस चुनने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी तेज आवाज से बोलने से सेल्स गर्ल के साथ साथ बाकी लोगों का ध्यान भी ईशानी और प्रिया पर चला गया। सब ईशानी को अजीब नजरों से देखने लगे, पर ईशानी का कोल्ड ऑरा और डोमिनेटिंग प्रेजेंस की वजह से किसी ने कुछ नहीं बोला। वही फैमिली ने भी प्रिया की बातें सुनकर दोनों को देखने लगे। आरती जी ने प्रिया की बातें सुनकर सोचा, मुझे ईशानी के लिए भी शायद कपड़े देखने चाहिए थे। फिर उन्होंने अपने ख्याल को झटक दिया, ईशानी डॉक्टर ईशा है। प्रिया की बात उन्हें पहली बार बिल्कुल गलत लगी। ईशानी की आइडेंटिटी के हिसाब से वो ऐसी मॉल में कई बार गई होगी। वही ईशानी प्रिया की सारी चालें समझ रही थी। उसने उसे अपनी इमोशनलेस आंखों से देखते हुए अपनी कठोर आवाज में बोली, मैंने तुम्हें कल बोला था ना,
मुझे कचरे और डस्टबिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम मेरे सामने आ गई। मानना पड़ेगा मिस प्रिया मेहरा, हिम्मत तो बहुत है तुम्हारी अंदर। ईशानी की बात सुनकर और उसकी इमोशनलेस आंखें देखकर प्रिया को गुस्सेबम्स आ गए। फिर ईशानी ने जो कहा उसे सोचकर प्रिया गुस्से और नफरत से भर गई। ईशानी ने फिर से उसकी इंसल्ट की, वो भी सबके सामने, उसकी आंखें आग उगल रही थीं। तभी आरती जी आगे आकर बोली, ये कैसी बिहेवियर है तुम्हारी, वो तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उनकी बात सुनकर ईशानी सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोली, ओह रियली मिसेस मेहरा, अगर आपको अपनी प्यारी बेटी की इतनी ही चिंता है तो फिर आप उसे मुझसे दूर रहने को क्यों नहीं कहती। आपकी लाडली बेटी जरूर आपकी बात मानेगी, आखिर आप उसकी प्यारी माँ है तो आपकी बातें तो जरूर सुनेगी। उसकी बात सुनकर और उसकी मुंह से फिर से मिसेस मेहरा सुनकर आरती जी की दिल में एक टीस सी उठी। पहले ईशानी उन्हें माँ ही बोलती थी, ये सोचकर उनके अंदर एक खालीपन सा बैठ गया। इतना कहकर ईशानी दूसरी तरफ चली गई। तभी नव्या चेंजिंग रूम से बाहर आई, उसे पता ही नहीं चला था कि बाहर क्या हो रहा है। जब नव्या ने सबको देखा कि सब खामोश है, उसने नजरें घुमाकर देखा तो उसे ईशानी नहीं दिखी, तो वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ईशानी थोड़ी दूर चली गई थी किसी से बात करने के लिए। नव्या को शॉपिंग करना बहुत पसंद था, जिस वजह से उसने अपने लिए बहुत सारे ड्रेस चूज कर लिया था, जिसे देखकर प्रिया और उसकी दोस्तों को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि नव्या ने जितना भी ड्रेस चुना था सब बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, वो सारे ड्रेस लाखों में थी। वही महाजन फैमिली भी आज चुप थी। आज मोहिनी और रोमिका कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि राकेश महाजन ने उन दोनों से स्ट्रिक्टली कहा था कि वो ईशानी के साथ कोई भी बदतमीज और बहस ना करे, और जितना हो सके ईशानी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करे, जिस वजह से दोनों चुप थी। अब तो उन्हें भी ईशानी के बदले प्रिया को चुनने का थोड़ा अफसोस हो रहा था। आरती जी और मोहिनी जी को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था नव्या के हाथ में इतने सारे कॉस्टली ड्रेस देखकर, क्योंकि उन्हें लग रहा था सारा बिल उन्हें ही देना पड़ेगा, जबकि अब तक ईशानी ने एक भी ड्रेस नहीं लिया था, पर नव्या ने बहुत सारी ड्रेसेस ले लिया था। प्रिया ने अपने लिए सबसे महंगी ड्रेस लिया था। उसे पार्टी वाले दिन सबसे सुंदर जो दिखना था, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे ज्यादा सुंदर दिखे, खास करके ईशानी तो बिल्कुल नहीं। वो बार बार बस राहुल से चिपक रही थी और उसे को भी पसंद आ रहा था, राहुल से अपने लिए खरीदवा रही थी। रोहिणी जी और रोमिका को भी प्रिया का ऐसे उनके पैसे खर्च करना पसंद नहीं आ रहा था, पर आखिरकार वो राहुल की मंगेतर थी और ऊपर से उसे शेयर भी मिलने वाले थे, जिस वजह से वो दोनों चुप थे। राहुल को तो अब उससे चिढ़ मच रही थी, ऊपर से उसे अभी तक ईशानी से बात करने का एक भी मौका नहीं मिला था। वही सुहाना ने अपने पसंद की बहुत ही सिंपल सा लहंगा लिया था, उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं था। रोमी और नीता ने भी अपने लिए कॉस्टली ड्रेस को चूज कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बिल नहीं देना पड़ेगा। प्रिया गुस्से से नव्या को घूर रही थी, पर वो उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए वो आरती जी के पास जाकर धीरे से बोली, मोम आपको नहीं लगता ईशानी की दोस्त ने बहुत ज्यादा चीजें ले लिया है, इसका बिल तो लाखों में आएगा। प्रिया की बात सुनकर आरती जी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, वो फिर से कुछ बोलकर ईशानी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। वही दर्शित जो पास में खड़ा था, उसने प्रिया की बात को सुन लिया था। उसे प्रिया पर गुस्सा आ रहा था, पर वो सबके सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही सभी बिल दे देगा, ताकि फिर से कोई भी ईशानी या उसकी दोस्त को परेशान ना करे। तभी प्रिया की नजर नव्या की हाथ में पकड़ी एक ड्रेस पर गई, जो बहुत सुंदर था और बहुत ब्रांडेड भी। वो अब इस ड्रेस को नव्या से लेना चाहती थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सबके सामने वो उस ड्रेस को कैसे छीने। वो सबकी नजरों में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। तभी रोमी जब देखती है कि प्रिया की नजर नव्या की हाथ में पकड़ी ड्रेस पर है, तो उसे भी उस ड्रेस को देखकर लालच आ जाता है, क्योंकि वो एक वाइन कलर की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। रोमी आगे आकर नव्या को देखकर बोली, तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत ज्यादा ड्रेस ले लिया है? तुम्हें ये तो पता है ना कि ये सारे ड्रेस लाखों में है, क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर पाओगी? उसकी बात सुनकर नव्या ने मासूम शकल बनाते हुए बोली, इससे तुम्हें क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं? वैसे भी मुझे थोड़ी ना बिल भरना है, जो मैं कुछ भी यहाँ से लेने से पहले सोचूं। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। आरती जी भी थोड़ा गुस्से थे, उन्हें लग रहा था मेहरा फैमिली बिल भरने वाली है, जिस वजह से नव्या अपने मन से कपड़े ले रही है। प्रिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, ईशानी के साथ आई ये लड़की उसकी तरह ही बेइज्जती कर रही है। कोई कुछ कहता उससे पहले वहां ईशानी आ जाती है। उसकी कॉल खत्म हो गया था, उसने आते वक्त रोमी की बातें सुन ली थी। ईशानी को देखकर सब चुप हो है, तो ईशानी रोमी को देखकर बोली, लगता है तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, और हाँ अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि मुझे अमीर लोगों को बांधकर ऊप कराने में बहुत मजा आता है। ईशानी की होंठों पर इस वक्त एक कोल्ड स्माइल थी, जो बहुत डेंजरस लग रही थी। उसकी खतरनाक बातें सुन और स्माइल देख रोमी की तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जब उसने देखा कि ईशानी आसपास नहीं है, उसके बाद ही उसने नव्या से ऐसे बात की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशानी इतनी जल्दी आ जाएगी और उसकी बातें भी सुन लेगी। रोमी को ईशानी से थोड़ा डर लगता था, क्योंकि ईशानी की संबंध सहगल फैमिली के साथ बहुत अच्छे थे। अगर ईशानी ने सहगल फैमिली को कहकर उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया तो भी कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा।
क्योंकि उनकी फैमिली सहगल फैमिली की बराबरी कभी नहीं कर सकता था और उनके पास इतने बड़े इन्फ्लुएंस भी नहीं थे जो उन्हें सहगल फैमिली के गुस्से से बचा सके। ईशानी ने नव्या को देखा जो रोमी को ही गुस्से से घूर रही थी। क्या ले लिए ड्रेस? ईशानी ने नव्या से प्यार से पूछा। तो नव्या रोमी पर से अपनी नजर हटाकर ईशानी की तरफ देखकर बोली, हाँ मुझे यहाँ से और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है तो फिर चलो सब कुछ पैक करवा लो। तो ईशानी और नव्या काउंटर के पास चले गए। सेल्स गर्ल भी नव्या की मदद करने चली गई कुछ ड्रेस लेकर। वही प्रिया और उसके दोस्त तो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। सबने अपने लिए ड्रेस ले लिया था तो वो सब भी ईशानी और नव्या के पीछे ही काउंटर के पास आ गए। वही प्रिया अब देखना चाहती थी कि ईशानी और उसकी दोस्त लाखों की बिल कैसे भरेंगे। वही राहुल के मन में तो कुछ और ही ख्याल चल रहा था। वो सोच रहा था अगर ईशानी अपनी दोस्त की बिल नहीं दे पाई तो वो ईशानी की मदद करेगा, फिर तो ईशानी उससे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। वही जैसे ही ईशानी और नव्या वहां आए तो मैनेजर पहले ही वहां मौजूद था। भला वो कैसे नहीं आता, आखिरकार नव्या राजवंश खानदान की प्रिंसेस थी। इसलिए मैनेजर ने सेल्स गर्ल को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि मिस नव्या और उसके साथ आई लड़की को जो भी लेना है उन्हें सब कुछ मिल जाना चाहिए। सेल्स गर्ल्स को पता तो नहीं था कि नव्या और ईशानी कौन है, फिर भी मैनेजर ने इतनी स्ट्रिक्टली कहा था जिस वजह से सेल्स गर्ल को भी पता चल गया था कि जरूर वो किसी बड़े परिवार से होगी। इसलिए काउंटर पर बैठे इंसान ने भी नव्या से बिल नहीं मांगा। थोड़ी देर में सब कुछ पैक हो गया तो मैनेजर नव्या और ईशानी के पास आकर रिस्पेक्टफुली बोला, मिस राजवंश आप चलिए, मैं ये सारा सामान आपकी गाड़ी में रखवा दूंगा। उसकी बात सुनकर ईशानी और नव्या स्टोर से बाहर चली गई। वही मैनेजर को इतनी रिस्पेक्टफुली बात करते देख उनके पीछे खड़े सब हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ना तो ईशानी ने बिल भरा ना ही नव्या ने, फिर भी मैनेजर उसके सामने सिर झुकाकर इतनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है जैसे वो उनकी नौकर हो। तभी प्रिया को जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आगे आकर मैनेजर से बोली, उन दोनों ने बिल पे नहीं किया है ना, कितना बिल हुआ है। फिर आरती जी की तरफ देखकर बोली, मोम मुझे लगता है बिल कम से कम 50 लाख तो हो गया होगा, हम बिल देना ही पड़ेगा वरना सिचुएशन काफी एम्बैरेसिंग हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैनेजर जो आपने स्टाफ से कहकर नव्या की सामान को कार में पहुंचाने को बोल रहा था, उसने प्रिया को ऐसे देखा जैसे प्रिया कोई पागल हो। वो कुछ बोलता उससे पहले ही समीर आगे आकर बोला, कोई बात नहीं मैं बिल पे कर दूंगा, वो मेरी बहन की दोस्त है, इस हिसाब से मुझे बिल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना कार्ड निकाल रहा था कि तभी मैनेजर ने उसे रोक दिया और बोला, आपको बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस नव्या यहाँ की वीआईपी गेस्ट है और वो राजवंश फैमिली से है, इसलिए वो जब चाहे तब यहाँ से कुछ भी ले सकती है। उन्हें किसी की परमिशन की या बिल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो नव्या की आइडेंटिटी सबको नहीं बता सकता था जिस वजह से उसने सिर्फ ये कहा कि नव्या राजवंश फैमिली से है। पर मैनेजर की इतनी सिंपल बातें भी सबके ऊपर जैसे किसी बिजली की तरह गिरी थी। तो मोहिनी को अब तक चुप थी, वो आगे आकर बोली, राजवंश फैमिली से मतलब क्या आप वर्ल्ड की टॉप बिजनेस फैमिली और एशिया की नंबर 1 रिचेस्ट राजवंश फैमिली की बात कर रहे हैं जिनका ये मॉल है? ये सब कहते हुए मोहिनी हकला रहे थे, उन्हें जैसे सदमा लगा था। मैनेजर ने उन सबको देखा, उसे किसी भूत की तरह देख रहे थे, फिर वहां बोलकर वहां से चला गया। पर बाकी सब अब भी सदमे से खड़े थे। उन सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा था, खास करके प्रिया और उसकी दोनों दोस्तों को। उनके माथे से तो पसीना बह रहा था। चाहे वो लड़की राजवंश खानदान की रिलेटिव ही क्यों न हो, वो उसे प्रोवोक करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि सबको पता था राजवंश खानदान में से किसी के साथ भी दुश्मनी मोल लेना मतलब अपनी बर्बादी को खुद बुलाना। समीर और दर्शित भी शौक थे कि ईशानी के साथ जो लड़की थी वो राजवंश खानदान से थी जो पूरी एशिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। और जिस तरह से ईशानी और उस लड़की का बॉन्ड था उस हिसाब से वो ईशानी के साथ बहुत क्लोज लग रही थी। वही आरती जी का चेहरा तो सफेद पड़ गया था। उन्हें तो लग रहा था नव्या यहाँ ईशानी के साथ फ्री की शॉपिंग करने आई थी, पर उन्हें क्या पता था वो लड़की दुनिया की सबसे अमीर खानदान से है और ये मॉल भी तो उनका ही है। भला उसे उनकी पैसों की क्या ही जरूरत होगी, वो तो जब चाहे उन्हें इस मॉल से बाहर फेंकवा सकती थी। वही राहुल भी शौक था, उसकी प्लानिंग भी फ्लॉप हो गई। अब तो उसे और भी रिग्रेट हो रहा था ईशानी के बदले प्रिया को चुनने का। मोहिनी जी और रोमिका भी यही सोच रहे थे, काश उन्होंने प्रिया के बदले ईशानी को अपनी घर की बहू चुना होता तो आज सहगल खानदान और राजवंश खानदान जैसी पावरफुल खानदान ईशानी की वजह से उनसे जुड़ जाती। उन्होंने प्रिया को देखा जो चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों था, जो चाहकर भी उनकी नजरों से छुप नहीं पा रही थी। आखिरकार वो दोनों भी तो प्रिया जैसी ही थे। प्रिया को देख उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था अपने फैसला पर। ना तो प्रिया ईशानी की तरह खूबसूरत थी और ना ही ईशानी जैसी इन्फ्लुएंस, वो बस मेहरा खानदान के नाम पर उड़ना जानती थी। वही सेठी फैमिली को भी शौक लगा था पर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने तो अब तक कुछ भी नहीं बोला था, तीनों ही शांत थे। पर बस सोहन थोड़ा अपसेट था कि वो ईशानी से आज भी बात नहीं कर पाया। सब अपने सोच में गुम थे। वही आरती जी यही सोच रही थी कि उन्होंने कभी भी ईशानी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। प्रिया उनके साथ बड़ी हुई थी, उन्होंने हमेशा प्रिया को ईशानी के आगे रखा था। प्रिया उनकी प्यारी बेटी थी जो उनके साथ बचपन से बड़ी हुई थी।
वो अपनी प्यारी बेटी की जगह कभी भी ईशानी को नहीं देना चाहती थी। उन्हें प्रिया हमेशा ईशानी से अच्छी लगती थी। जब ईशानी घर आई थी तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें ईशानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जहां ईशानी बिल्कुल उन्हें गंवार लगती थी, वही उनकी प्यारी बेटी प्रिया उन्हें सबसे समझदार और अच्छी एलिगेंस वाली लड़की लगती थी। पर बार बार ईशानी के मुंह से मिसेस मेहरा सुनकर उन्हें पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें उस वक्त का याद आ रहा था जब ईशानी उन्हें माँ कहकर बुलाया करती थी, पर वो चिढ़कर गुस्से से हमेशा उसे अपने आप को माँ बुलाने से मना करती थी। तब कैसे ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते थे, कैसे वो उन्हें अपनी आंखों में उम्मीद लिए देखा करती थी। पर अब तो ईशानी की आंखों में सिर्फ उनके के सिर्फ नफरत और अनजानपन दिखाई देती थी, जैसे वो उन्हें जानती ही ना हो। वही ईशानी और नव्या स्टोर से बाहर आकर फुटवियर देख रहे थे। मतलब देख तो सिर्फ नव्या रही थी, ईशानी तो चुपचाप खड़ी थी। तभी नव्या अजीब सा मुंह बनाकर बोली, भाभी देखिए ना, यहाँ मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर और एक्सप्रेशन देखकर ईशानी को हंसी आ गई। वो थोड़ा सा हंसकर बोली, ठीक है आप मेरे साथ चलिए, हम ऊपर चलकर देखते हैं, वहां आपकी पसंद का मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर नव्या भी एक्साइटेड होकर बोली, ठीक है भाई चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर के पूरे फ्लोर पर सिर्फ क्वीन ब्रांड के स्टोर है। अच्छा तो क्या तुम्हें क्वीन ब्रांड के कपड़े पसंद है? ईशानी ने प्यार से पूछा। हाँ भाभी, आई जस्ट लव क्वीन ब्रांड। आपको पता है भाभी, मुझे उनकी सारे कलेक्शन बहुत पसंद है। उनकी सारे कलेक्शन बहुत अच्छे और कंफर्टेबल होते हैं, पर बहुत जल्द जी उनकी सारे न्यू कलेक्शन सेल हो जाता है। ऐसे ही नव्या की बातें सुनते हुए दोनों थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए, जहां सिर्फ क्वीन ब्रांड की ही स्टोर थी। उसमें बहुत सारे अलग अलग डिजाइन की सेक्शन थी। एथनिक और वेस्टर्न के लिए भी अलग अलग सेक्शन स्टोर था। फुटवियर और ज्वेलरी के लिए भी अलग अलग सेक्शन था। ये पूरा फ्लोर पर सिर्फ क्वीन ब्रांड की ही सेक्शन थे। क्वीन ब्रांड ये एक इंटरनेशनल ब्रांड था, जिसे ज्यादातर हाई सोसाइटी की बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन फैमिली के लोग पहनना पसंद करते थे। इस ब्रांड के हर एक प्रोडक्ट की कीमत लाखों में होती थी। उनकी डिजाइन हमेशा सबसे यूनिक होती थी, जिस वजह से ज्यादातर रिच फैमिली के लोगों क्वीन ब्रांड को ही पसंद करते थे। दोनों अंदर चले गए। नव्या एक्साइटेड होते हुए सब देख रही थी। वही उन्हें देखकर सेल्स लेडी जल्दी आगे आकर उन्हें पॉलिटिकली ग्रीट किया, हेलो मैम, आपका हमारे स्टोर में स्वागत है। ईशानी ने बस सिर हिला दिया। फिर वो सेल्स गर्ल नव्या को ड्रेसेस दिखाने लगी, जो बहुत खूबसूरत था। वही नव्या को सारी ड्रेसेज बहुत पसंद आ रही थी। उसने 2-3 ड्रेसेज सिलेक्ट किया और उसे लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। तभी वहां पर एक 30-35 साल का एक लड़का आया, जो दिखने में हैंडसम था। वो सीधा ईशानी के पास आकर अपना सिर झुकाकर पॉलिटली ईशानी को ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मैम। ईशानी अपने सामने खड़े इंसान को देखकर कोल्ड आवाज में बोली, नील, क्या मैंने जो काम दिया था पूरा हुआ? उसकी बात सुनकर सामने खड़ा लड़का, जो नील था और क्वीन ब्रांड का इंचार्ज था, उसने थोड़ा डरते हुए बोला, मैम हमें अभी तक कोई अच्छी कैंडिडेट नहीं मिली है। पहले मैंने सैंडी के बारे में सोचा था, पर हाल फिलहाल में उसके बारे में बहुत सारे स्कैंडल वायरल हो रहे, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन हो रहा है। फैशन शो की जज की पोजीशन से भी उसे हटा दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है हमें जैसी को हायर करना चाहिए। उसकी रेपुटेशन डिजिंगिंग वर्ल्ड में अब तो सैंडी से भी अच्छी होने वाली है। उसकी बात सुनकर ईशानी बिना किसी भाव के अपनी कोल्ड टोन में बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम सैंडी से कांटेक्ट करो, उसे ऑफर दो। अगर वो हमें ज्वाइन करता है तो हम उसे उसकी स्कैंडल से बाहर निकाल सकते हैं। वही स्टोर की सभी स्टाफ नील और ईशानी को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है जिसके सामने उनकी इंचार्ज झुक रहे हैं। उन्होंने तो आज तक बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, किसी के सामने भी अपनी इंचार्ज को ऐसे झुकते हुए नहीं देखा था। क्वीन ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर इतनी फेमस थी कि वो खड़े खड़े फैशन इंडस्ट्री के बिजनेसमैन को हिला सकते थे, पर आज उनकी इंचार्ज ऐसे किसी के सामने झुके हुए, तो जरूर वो कोई पावरफुल और इम्पोर्टेंट पर्सन होगी। तभी नव्या चेंजिंग रूम से बाहर आकर ईशानी की तरफ देखकर बोली, भाभी देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि ईशानी किसी से बात कर रही है। वही ईशानी ने जब नव्या की आवाज सुन तो उसने नील को चुप रहने का इशारा करके नव्या की तरफ देखकर बोली, बहुत क्यूट लग रही हो, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। ईशानी की मुंह से तारीफ सुनकर नव्या खुश हो गई। फिर दूसरी ड्रेस ट्राई करने के लिए चली गई। वही नील को तो जैसे सदमा लगा था नव्या के मुंह से अपनी डेविल बॉस के लिए भाभी सुनकर। क्या उसकी बॉस से शादी कर लिया है? उसे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? उसे किसी ने क्यों नहीं बताया इस बारे में? ये सोचकर जो नील अब तक ईशानी से डरा हुआ था, तुरंत अपना मुंह फुलाकर बोला, बॉस आपने शादी कर ली, पर मुझे बताया भी नहीं। ईशानी ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रही हो। फिर थोड़ा शांत आवाज में बोली, तुम इन सब ने अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, बस जल्दी से सैंडी से कांटेक्ट करो। फिर ईशानी सोफे पर बैठ जाती है। नव्या ने 2-3 ड्रेस ले लिया था। स्टाफ ने उसे पैक करके ईशानी और नव्या को दे दिया। वो बहुत पॉलिटिकली दोनों से बात कर रहे थे, क्योंकि नील ने सबको वार्न किया था कि कोई भी ईशानी और उसके साथ आई लड़की से बदतमीज ना करे।
ईशानी नव्या को फुटवियर सेक्शन में ले गई जहां बहुत खूबसूरत फुटवियर था। ईशानी ने नव्या के लिए 2 फुटवियर चूज किया जो बहुत खूबसूरत था। फिर ईशानी नव्या को ज्वेलरी सेक्शन में ले गई और उसके लिए सबसे यूनिक ज्वेलरी सेट चूज किया जो नेकलेस, ईयरिंग, ब्रेसलेट का एक पूरा सेट था। वैसे तो क्वीन की सारी ज्वेलरी बहुत कॉस्टली और यूनिक थी पर ईशानी ने नव्या के लिए सबसे कॉस्टली और उसे सूट करने वाली सेट चूज किया था। नव्या तो खुशी से झूम रही थी। आफ्टर ऑल आज उसकी भाभी ने उसे इतना सारा गिफ्ट जो दिया था जो उसे काफी पसंद था, वो तो अब घर जाकर ईशानी की दी हुई गिफ्ट को सबके सामने शो ऑफ करना चाहती थी। क्वीन ब्रांड राजवंश फैशन इंडस्ट्री के अंडर नहीं आता था, उन्होंने बस उनकी मॉल के इस फ्लो को अपने ब्रांड की स्टोर के लिए किया था। इसलिए नव्या को पता था सारा बिल शायद उसकी भाभी ने दिया होगा। उसे बुरा भी लग रहा था अपनी भाभी की इतने सारे पैसे खर्च हो जाने पर, बट वो खुश भी थी क्योंकि वो ज्यादातर शॉपिंग नहीं कर पाती थी। उनकी फैमिली के पास पर्सनल डिजाइनर था जो घर में ही मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े बनाकर भेजता था, इसलिए वो ऐसे अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करते हुए बहुत रिलैक्स और खुश थी। शॉपिंग करने के बाद दोनों मॉल से बाहर चले गए। नील ने स्टाफ से कहकर शॉपिंग बैग पहले से ही कार में रखवा दिया था। अब तक मेहरा फैमिली, महाजन फैमिली और सेठी फैमिली भी बाहर आ गए थे। बनीता जी को कुछ काम था इसलिए सेठी फैमिली वहां से चली गई। अब सिर्फ मेहरा फैमिली और महाजन फैमिली ही बाहर थी। वो शॉपिंग बैग लिए कार की तरफ ही जा रहे थे। जब सबने ईशानी और नव्या को आते देखा तो उन्हें लगा वो दोनों भी उनके साथ जाएंगे। मोहिनी जी और राहुल की आंखों में चमक आ गई थी। अगर वो ईशानी से अभी बात करेंगे तो जरूर उन्हें फायदा ही मिलेगा। क्या पता महाजन फैमिली से आई हुई लड़की से भी उनकी जान पहचान हो जाए। राहुल भी वही सोच रहा था कि कैसे ईशानी से बात करे। वही ईशानी और नव्या को देखकर प्रिया की आंखों में गुस्सा उतर आया। वहीं उसकी दोनों चमची तो डरकर उसके पीछे खड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि ईशानी या नव्या के सामने भी जाए। मोहिनी जी कुछ बोलती उससे पहले कुछ गार्ड्स आकर ईशानी और नव्या के आसपास खड़े हो गए, जिस वजह से उन्हें आगे जाने का मौका ही नहीं मिला। जब सब ने देखा कि कैसे इतने सारे गार्ड्स ने ईशानी और नव्या को घेर लिया है तो उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। जब सबकी नज़र गार्ड्स की बैच पर गई तो सब 2 कदम पीछे हट गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ये सब राजवंश फैमिली के पर्सनल गार्ड है। ईशानी और नव्या वहां से गार्ड्स के साथ चले गए। उनकी कार बाहर ही थी। उन दोनों के जाने के बाद सबने राहत की सांस ली। सब समझ गए कि ईशानी के साथ जो लड़की थी वो राजवंश फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सिर्फ रिलेटिव होती तो राजवंश खानदान के पर्सनल गार्ड उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। समीर और दर्शित के चेहरे पर थोड़ी उदासी वाली एक्सप्रेशन थे। उनकी बहन उनसे बहुत दूर चली गई। ये सब उनके कर्म का फल था जो अभी अभी मिलना शुरू हुआ है। वही आरती जी के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड इमोशन थे। वही प्रिया तो गुस्से और नफरत से जाती हुई काज को देख रही थी। क्यों ईशानी ही क्यों? वो क्यों नहीं? ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? उसने ईशानी को सबके नजरों में एक बुरी इंसान और कचरा साबित कर दिया था, फिर वो सब अब क्यों नहीं कर पा रही है? अगर ईशानी की जगह राजवंश फैमिली की उस लड़की से उसकी दोस्ती होती तो कितना अच्छा होता। क्या पता वो राजवंश खानदान की बहू बन जाती, तब तो वो पूरी दुनिया की सबसे अमीर खानदान की बहू बन जाती। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी कस ली। नहीं, वो ईशानी से सब कुछ छीन कर रहेगी। जैसे उसने ईशानी से उसकी पेरेंट्स और भाइयों का प्यार छीन लिया था, वैसे ही ईशानी के पास जो अब रिश्ते हैं वो उन्हें भी छीन लेगी। वही राहुल, उसकी माँ और बहन तो रिग्रेट कर रहे थे। उनकी लालच उन्हें बस ईशानी के साथ अपने संबंध अच्छा बनने के लिए उकसा रहा था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।